नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। मैं ऐश हूँ, वह आदमी जो 10 मीटर बड़ी वाइवन पर सवार था और उसके पीछे 2 और वाइवन थे। उसने खुद को राजा की तरह पेश किया। सच कहूं तो ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, खासकर मानव के लिए जो असल में एक शासक था। माफ करना, तुम फिर कौन हो? मानव ने मजाकिया लहजे में कहा। इस नाम ने उसे धरती के एक खास एनीमे किरदार की याद दिला दी। 2 दशक बाद भी उस किरदार की उम्र नहीं बढ़ी, बल्कि समय के साथ उस किरदार की उम्र उल्टी दिशा में बढ़ती दिख रही थी। आप कौन हैं? उस आदमी ने पूछा जबकि वाइवन उसकी दिशा में बढ़ रहा था। मान लीजिए मैं एक यात्री हूँ। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ सिर्फ अपने वाइवन्स का प्रदर्शन करने तो नहीं आए हैं, है ना? ऊपर से देखने पर मानव बहुत शांत और निश्चिंत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग प्रकाश की गति से भी तेज दौड़ रहा था। वह इस आदमी को जल्द से जल्द मार गिराने का कोई रास्ता सोच रहा था। लेकिन मानव के लिए भी 3 पीक सेकंड ऑर्डर वाइवन्स और एक शुरुआती थर्ड ऑर्डर वाइवन्स से एक साथ लड़ना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर था। वाइवन की आंखें अजीब तरह से काली हैं। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले ही मर चुके हों। तुम बहुत घमंडी हो। लगता है एक वाइवन को धकेलने के बाद तुम ये मान रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। कितना दुस्साहस! देखते हैं कि तुम एक साथ 3 वाइवन से लड़ सकते हो या नहीं। मन को नियंत्रित करने वाली कठपुतली। हड्डी का डंडा हवा में उठाकर उस आदमी ने, जो एक अंधकारमय जादूगर था, बिजली का एक काला गोला छोड़ा जो उस वाइवन पर लगा जिसे मानव ने अभी अभी हराया था। जैसे ही वाइवन पर काली बिजली गिरी, वाइवन की आंखों के सारे भाव मिट गए और उसकी आंखें भी बाकी वाइवन की तरह काली हो गईं। जैसा मैंने सोचा था, यह आदमी एक साधक है जो मन को नियंत्रित करने में माहिर है। बिना समय गंवाए उसने एक 2 सितारा तलवार निकाली जिस पर रून बने थे। इस पूरे हफ्ते मानव अपने रून जादू का अभ्यास करने में व्यस्त रहा। उसने रात में सोना भी बंद कर दिया और उसकी जगह बस कुछ घंटों की झपकी ले ली। वह अपने दिन की शुरुआत तरह तरह के रून मंत्रों का जाप करके करता। रून जादू के प्रयोग में अपने साथी को थका देने के बाद वह प्रशासनिक काम करता। जब भी मानव का मन वापस आता, वह हमेशा रून जादू में अपना समय लगाता। ये तलवार वाकई दिलचस्प है। ये तलवार न सिर्फ एक 2 स्टार हथियार है, बल्कि इसमें रून्स भी जड़े हुए हैं। ऐश नाम के व्यक्ति ने उस 2 स्टार तलवार को देखा जिस पर लाल रंग के रून्स बने हुए थे। क्रिम्सन ब्लेज की तलवार, मध्य 2 स्टार। विवरण: ये 2 स्टार तलवार एक अनुभवी लोहार द्वारा गढ़ी गई थी। शुरुआती वर्ग के सभी रून जादू में निपुण किसी व्यक्ति द्वारा मंत्रमुग्ध किए जाने के बाद इस तलवार की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस हथियार को एक प्रयोग के तौर पर गढ़ा गया था। फंक्शन 1: इस तलवार में क्रिम्सन ब्लेज की शक्ति है। ये तलवार अग्नि प्रकार के हमलों की शक्ति को 50% तक बढ़ा सकती है। फंक्शन 2: तीसरे क्रम के शुरुआती खिलाड़ी पर क्रिटिकल स्ट्राइक लगाने की 10% संभावना है और दूसरे क्रम के खिलाड़ी पर क्रिटिकल स्ट्राइक लगाने की 25% संभावना है। इस तलवार का विवरण और कार्य चाहे जितनी बार भी पढ़ूं, मैं इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये पहला हथियार था जिसे मानव ने अपने रून जादू से मंत्रमुग्ध किया था। कुछ असफलताओं के बाद चार्म ऑफ इन्फर्नो रून कौशल का उपयोग करके वह अंततः 2 स्टार तलवार में अग्नि तत्व बफर्स जोड़ने में सक्षम हो गया। निष्क्रिय कौशल चार्म ऑफ इन्फर्नो रून के कारण 10% अतिरिक्त अग्नि क्षति जुड़ गई। ये तलवार तुम्हें ये कहाँ से मिली? ऐश नाम के आदमी ने उत्सुकता भरी नजरों से पूछा। जब हम अपनी लड़ाई शुरू करने वाले हैं तो इस तरह का सवाल पूछने की क्या जरूरत है? लड़के, आज एक अजगर एक छोटे अजगर द्वारा मारा जाएगा। धमाका! 7 मीटर लंबे वाइवन बिना किसी भावना के मानव पर टूट पड़े। वे वाइवन मशीनों से अलग नहीं लग रहे थे। तीनों वाइवन को गहरी सांस लेते और मुंह खोलते देखकर वह समझ गया कि वे दोनों तरफ से काली लपटों की एक लहर उगलने वाले हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी की योजना को समझते हुए मानव ने जल्दी से अपनी 2 सितारा तलवार सामने से आ रहे 2 वाइवनों पर वार किया। वार के साथ ही क्रिम्सन तलवार से लाल ज्वाला का एक विशाल चाप फूट पड़ा और दोनों वाइवनों की ओर बढ़ गया।
ये जानते हुए कि पीछे से एक और हमला होने वाला है, उसने अपने कौशल क्रिम्सन ब्लेज का उपयोग करके अपने 2 मीटर लंबे ड्रैगन पंखों को लाल ज्वाला से ढक दिया। धमाका! पूरा गांव सदमे की लहर और विस्फोट की आवाज से हिल गया। गांव का हर माजिन युद्ध देख रहा था। चूंकि माजिन उड़ नहीं सकते, इसलिए वे उड़ने वाले दुश्मनों के सामने शक्तिहीन थे। हालांकि वे छाया में छिप सकते थे, लेकिन हवा में दुश्मन से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। ड्रैगन के पंखों को क्रिम्सन ज्वाला से ढकने से मानव को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी ही ज्वालाओं के प्रति प्रतिरोधी था, मुख्यतः उसके स्वर्गीय क्रिम्सन वंश के कारण। अपनी पीठ को ज्वाला से ढककर वह पहले वाइवन के काले अग्नि हमले को रोकने में कामयाब रहा। 20 मीटर से ज्यादा लंबी और 10 मीटर चौड़ी लाल लाल लपटों का एक शक्तिशाली विशाल चाप बनाकर मानव ने खुद को एक एक करके हर वाइवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सेकंड दिए। हालांकि दोनों वाइवन अपने शरीर को जलाने वाली लपटों के विशाल चाप से बच नहीं पाए। अगर उनके काले वाइवन शल्क न होते तो वे मर जाते। माजिन गांव के ऊपर आकाश में छाए काले धुएं का लाभ उठाते हुए मानव ने अपनी चंद्र दृष्टि का उपयोग करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़कर पहले वाइवन के पीछे आकर खड़ा हो गया, जो कुछ क्षण के लिए काले धुएं के कारण अंधा हो गया था। मरना! मानव ने वाइवन की गर्दन काटने के इरादे से अपनी लाल तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार वाइवन की गर्दन को छूने वाली थी, कहीं से एक नीली बिजली कौंधी और मानव की छाती पर लगी, जिससे वह 100 मीटर से अधिक दूर उड़ गया और एक चट्टानी पहाड़ पर गिर गया। टकराना! मानव को तोप के गोले की तरह उड़ते देख गांव के सभी माजिन घबरा गए। अब जबकि उनके गांव की रक्षा करने वाला ही चला गया है, तो उनका विनाश तय था। अगर वे परछाई में भी छिप जाएं, तो भी अगर वाइवन्स ने उनका पूरा गांव तबाह कर दिया, तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी। हालांकि मैं आसमान छू सकने वाले दुश्मनों से नहीं लड़ सकता, फिर भी मैं उसे वो मौका दे सकता हूं जिसकी उसे जरूरत है। वह बूढ़ा आदमी, जो कुछ मिनट पहले मानव के साथ चाय का आनंद ले रहा था, अपने घर वापस उस चीज की तलाश में गया जिसे उसने कभी इस्तेमाल न करने की कसम खाई थी। खांसी! बहुत दर्द हो रहा है। अगर उस तीसरे दर्जे के नौसिखिए वाइवन ने अपनी बिजली की चमक से दखल न दिया होता, तो मैं 1 मिनट में ही लड़ाई खत्म कर देता। खांसी से निकले खून को पोंछते हुए मानव ने अपने राजसी लाल पंख फैलाए और एक बार फिर आसमान में उड़ गया। मानव अभी भी तीसरे क्रम के हमले के दर्द से अपनी छाती जला रहा था। अगर उसके लाल लाल स्वर्गीय ड्रैगन के शल्क उसके शरीर को कवच की तरह न ढंके होते, तो वह उस हमले में बुरी तरह घायल हो जाता। सौभाग्य से मैं शुरू से ही अपने ड्रैगन शल्कों का इस्तेमाल करता रहा हूं। कैसा लगा? ऐश ने व्यंग्यात्मक नज़र से पूछा। मानता हूं, मैं वहां थोड़ा लापरवाह हो गया था, जिसकी वजह से मेरी सतर्कता कम हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे रोकने के लिए अपने शुरुआती तीसरे दर्जे के पालतू जानवर का इस्तेमाल करोगे। लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे स्वभाव का स्वभाव है। मानव के मजाकिया शब्द सुनकर ऐश के चेहरे का भाव बदल गया। उसने गुस्से से दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह मानव को यातना देने के लिए बेताब हो। लगता है अभी भी तुम में बहुत दमखम बाकी है। तो फिर एक साथ 4 वाइवन्स का सामना करने का क्या? चूंकि मैं यहाँ खलनायक हूँ, इसलिए मुझे ही धोखा देना है। अपने से 50 मीटर दूर खड़े 4 वाइवन को देखकर मानव को लगा कि उसे ऐश को नाराज नहीं करना चाहिए था। कभी कभी मुझे सचमुच अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। जब मानव 3 बेहतरीन दूसरे दर्जे के और एक शुरुआती तीसरे दर्जे के वाइवन के सामने खड़ा था, तब भी उसके दिल में कोई घबराहट या डर नहीं था। शायद मानव का स्वर्गीय क्रिम्सन वंश उसे बदल रहा था। वाइवन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिरकार सभी ड्रैगन वाइवन को ऐसे देखते थे मानो वे कमतर ड्रैगन हों। एक सामान्य द्वितीय श्रेणी का वाइवन एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के वाइवन को मारने के लिए 10 बार मरता, लेकिन यहाँ मानव 3 शीर्ष द्वितीय श्रेणी के वाइवन और एक शुरुआती तृतीय श्रेणी के वाइवन का सामना कर रहा था और फिर भी उन्हें पीछे धकेल रहा था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो पूरी दुनिया में कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। क्या वह सचमुच 4 वाइवन्स के खिलाफ जीत सकता है? मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वह इतना शक्तिशाली है, ये देखते हुए मुझे यकीन नहीं है। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मुझे नहीं लगता कि वह 4 वाइवन्स को हरा पाएगा। एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी के और एक शुरुआती तृतीय श्रेणी के वाइवन्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
इस तथ्य के अलावा कि वह इस समय 3 शीर्ष द्वितीय श्रेणी के और एक शुरुआती तृतीय श्रेणी के वाइवन्स का सामना कर रहा है, मुझे लगता है कि वह 30 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। हमारे पास अपनी परछाई में छिपकर दुश्मन के जाने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह जीतेगा या हारेगा, लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं कि वह जीत जाए, वरना वह आदमी हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। 4 वाइवन्स का सामना करते हुए क्रिम्सन ड्रैगन जरा भी नहीं डरा। एक बार फिर चारों वाइवन्स हमला करने के लिए तैयार हो गए। क्रिम्सन ब्लेज। जैसे ही मानव ने लाल लाल ज्वाला का फैलाव किया, तीसरे क्रम का चौथा वाइवन, जो शुरुआती था, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। चौथा वाइवन मानव से सीधे टकराने के लिए आगे बढ़ा, बाकी 3 वाइवन अपनी काली ज्वाला जलाने की तैयारी में पीछे रह गए। इतनी जल्दी नेता वाइवन को अपनी ओर बढ़ते देखकर मानव को समय की कमी को समझते हुए अपना क्रिम्सन हमला रोकना पड़ा, और उसका ये साधारण हमला किसी शुरुआती तृतीय क्रम के घोड़े को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसके कुल आंकड़े लगभग 1200 जोड़ हैं। इसके अलावा वाइवन बहुत उच्च मान और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। एक शुरुआती तृतीय क्रम का वाइवन अपने उच्च मान और शक्ति के कारण एक औसत मध्य तृतीय क्रम के घोड़े को भी हराने की शक्ति रखता है, जिससे उसे अतिरिक्त आंकड़े अंक मिलते हैं। अपने विशाल 10 मीटर लंबे शरीर के बावजूद वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। मानव को कुछ समझ आता उससे पहले ही वाइवन उसके सामने आ चुका था। जादुई हमले करने के बजाय वाइवन ने मानव को तिरस्कार से देखा और अपने तीखे दांतों से क्रिम्सन ड्रैगन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वाइवन ने मानव को फाड़ने के इरादे से अपना मुंह खोला, उसने मौके का फायदा उठाकर वाइवन के मुंह में पिघला हुआ वोल्ट दाग दिया। धमाका। हालांकि मानव की उम्मीदों के विपरीत उस पीड़ा भरे भाव को दिखाने के बजाय वाइवन ने अचानक बिजली की एक नीली चमक के साथ जवाब दिया, जिसने उसे एक बार फिर तोप के गोले की तरह उड़ा दिया, जिससे वह 50 मीटर से अधिक दूर उड़ गया और एक 10 मीटर के सपाट बोल्डर से टकराया, जो प्रभाव से तुरंत टूट गया। टकराना, खांसी, फिर कभी नहीं। मानव ने एक क्षण के लिए अपनी सतर्कता कम कर दी थी ताकि वह वाइवन के दर्द भरे चेहरे को देख सके, क्योंकि इससे पहले जब वाइवन ने मानव को तिरस्कार से देखा था तो उसने महसूस किया कि एक ड्रैगन होने का उसका गौरव किसी अन्य कमतर ड्रैगन को उसका मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं देगा। मैं पूरी ताकत लगाए बिना इस वाइवन से नहीं लड़ सकता। वह पूरी ताकत नहीं लगाना चाहता था क्योंकि वह 61 घंटे से भी कम समय में होने वाली बड़ी लड़ाई के लिए अपनी ताकत बचाए रखना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास और कोई चारा है। इसके अलावा मैं उस छोटे ड्रैगन की उपहासपूर्ण और तिरस्कार भरी नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानव की जगह कोई भी ड्रैगन अगर छोटे ड्रैगन को उपहासपूर्ण नज़रों से देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। माना जाता था कि वाइवन का ड्रैगन से पैतृक संबंध था, लेकिन वे असली ड्रैगन नहीं थे, उन्हें छोटे ड्रैगन्स ही माना जाता था। दैवी क्रोध का विस्फोट। बूम। घाटी में दूसरे क्रम के सभी लोगों ने मानव के मुख से निकली अचानक मन की लहर को महसूस किया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मानव वापस आसमान की ओर तैरने लगा। हालांकि पिछली बार के विपरीत चंचल मानव बहुत पहले ही गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मानव कोई और ही इंसान बन गया हो। उसके रूप रंग के अलावा उसका आभामंडल और उसका स्वभाव बदल गया था। माजिन गांव में जिस शांत मानव को सब देखते और जानते थे, उसके विपरीत यह मानव बहुत ही जंगली और भयंकर लग रहा था। इस मौजूदा क्रिम्सन ड्रैगन में जरा भी कोमलता नहीं थी। क्या हुआ? ऐश नाम का वह आदमी जो इस हमले का जिम्मेदार था और चारों वाइवन्स को नियंत्रित भी कर रहा था, खुद को रोक नहीं पाया और जोर से पूछा। दुर्भाग्य से उसे और माजिन गांव के सभी लोगों को अपनी जिज्ञासा का उत्तर एक क्रूर तरीके से मिलने वाला था। दहाड़। क्रिम्सन राजा के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। दहाड़ इतनी तेज थी कि माजिन गांव के बुजुर्ग लोग बेहोश हो गए। उसकी गड़गड़ाहट से मानो स्वर्ग भी हिल गया हो और तूफानी बादल और भी अराजक हो गए हों। मानव के चेहरे पर पहले के सारे भाव मिट गए थे और उनकी जगह एक ठंडा भाव आ गया था। उन लाल पुतलियां मानो किसी की भी आत्मा को हमेशा के लिए कांपने की भयानक क्षमता रखती थीं। ड्रैगन परिवर्तन। धमाका। घाटी में मन की एक और तेज लहर फैल गई। इस बार छोटे माजिन बच्चे भी घाटी में फैली लाल मन की लहर को महसूस कर पा रहे थे। मानव के पूरे शरीर पर एक तेज लाल रोशनी चमकने लगी। लाल रोशनी इतनी तेज थी कि सिल्वर मीडो ग्रोव के गहरे हिस्से में रहने वाले जादुई जानवर भी किसी स्वर्गीय राक्षस के जागने का आभास कर पाए। माजिन गांव में हर कोई अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था।
अपनी आंखों के सामने वे एक स्वर्गीय क्रिम्सन ड्रैगन का पहला पूर्ण ड्रैगन रूपांतरण देख रहे थे। ये पूरी दुनिया अनगिनत सहस्राब्दियों के बाद एक स्वर्गीय क्रिम्सन ड्रैगन के जन्म का अनुभव कर रही थी। टिंग, मेजबान द्वारा अपने स्वर्गीय क्रिम्सन वंश को सक्रिय करने और पहले पूर्ण ड्रैगन परिवर्तन से गुजरने के कारण मेजबान के वंश के कारण कई निष्क्रिय कौशल संशोधित किए गए हैं। टिंग, दिव्य रोष का विस्फोट कौशल सक्रिय हो गया है। मेजबान के पास स्वर्गीय वंश होने के कारण दिव्य रोष के विस्फोट कौशल को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक मान कम हो गया है। टिंग, निष्क्रिय कौशल ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी को होस्ट की क्रिम्सन हेवनली रक्तरेखा के कारण संशोधित किया गया है। टिंग, निष्क्रिय कौशल विस्फोट लहर को भी संशोधित किया गया है। टिंग, निष्क्रिय कौशल मोल्टेन बोल्ट को संशोधित और बलपूर्वक विकसित किया गया है। टिंग, पिघला हुआ बोल्ट क्रिम्सन ब्लिंक में विकसित हो गया है। मानव से आ रही लाल रोशनी अपना आकार बदलने लगी। मानव आकृति की रूपरेखा गायब होने लगी और मानव का शरीर बड़ा होने लगा। उसके पंख पहले से कहीं ज्यादा लंबे होने लगे। उसकी भुजाएं बढ़ने लगीं और विशाल पंजों में बदलने लगीं। उसके सिर और गर्दन का आकार भी बढ़ने लगा। जब चमकदार लाल रोशनी चमकना बंद हो गई, तो हालांकि सभी 4 वाइवन ऐश के नियंत्रण में थे, क्रिम्सन के सामने खड़े थे, उन्होंने सहज रूप से क्रिम्सन ड्रैगन को प्रणाम करने के लिए अपने सिर नीचे करना शुरू कर दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐश ने अपने नियंत्रण में मौजूद वाइवन्स को क्रिम्सन ड्रैगन के सामने सिर न झुकाने से रोकने के लिए अपने मन नियंत्रण मंत्र का उपयोग करने की कोशिश की। दादाजी, यह क्या चीज़ है? उस बाहरी व्यक्ति का क्या हुआ? एक छोटी सी मासूम माजिन बच्ची ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। ये पौराणिक ड्रैगन है, वह प्रजाति जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, इस पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रजाति। हमारा उद्धारकर्ता आ गया है। इस बुजुर्ग माजिन की तरह कई अन्य माजिन भी क्रिम्सन ड्रैगन को असीम सम्मान और प्रशंसा से देख रहे थे। सबके मन में एक ही विचार था और वह ये कि उनका उद्धारकर्ता आखिरकार आ ही गया। यद्यपि माजिनों ने वास्तव में कभी ड्रैगन नहीं देखा था, फिर भी उनके पूर्वजों से प्राप्त कहानियों के आधार पर गांव के प्रत्येक बुजुर्ग माजिन को पता था कि यह प्राणी कौन था। जैकरी, जो अभी अभी भूमिगत कमरे से बाहर आया था, उसने तेज गर्जना सुनी और मानव से फैलते हुए मानस को महसूस किया। क्रिम्सन ड्रैगन को देखा जो अभी अभी जागा हुआ प्रतीत हो रहा था। जैकरी लगभग घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि जिस क्षण का वे इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ गया। तो आखिरकार किंवदंतियां सच थीं। इस समय ऐश को उन गांव वालों की परवाह नहीं रही जिन्हें वह मारने आया था, बल्कि क्रिम्सन को अपनी आंखों में घूरते देखकर उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ऐश से 100 मीटर दूर एक क्रिम्सन ड्रैगन था जिसकी ऊंचाई 5 मीटर थी। उसकी लाल पुतलियां, जिनमें खड़ी दरारें थीं, मानो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दें। उसका पूरा शरीर लाल चमकदार क्रिम्सन शल्कों से ढका हुआ था। ये शल्क दुनिया के किसी भी सोने से ज्यादा चमकते थे। उसकी गर्दन लंबी थी, उसकी रीढ़ पर लाल कांटे उगे हुए थे और लाल शल्क उसे एक राजसी रूप दे रहे थे। बड़े और तीखे लाल पंजे जो किसी भी चीज को चीर सकते थे। बड़े और चमड़े जैसे क्रिम्सन चमगादड़ जैसे पंख जो 3 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। केवल 5 मीटर की ऊंचाई के बावजूद क्रिम्सन ड्रैगन का रूप ही यहाँ के वंशज वाइवन्स को डराने के लिए पर्याप्त था। सहज ज्ञान से छोटे ड्रैगन्स ने अपना सिर नीचे कर लिया और क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुम क्या हो? ऐश का वह अहंकार अब खत्म हो चुका था जो उसे खलनायक जैसा दिखाता था। अब वह एक ऐसे बच्चे जैसा लग रहा था जिसे कोई राक्षस परेशान कर रहा हो। वह अपने कांपते शरीर को रोक नहीं पा रहा था। उसका चेहरा और शरीर पसीने से लथपथ था। उस क्रिम्सन ड्रैगन के सामने होते ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आत्मा को उन क्रिम्सन आग में जलते हुए देख रहा हो। मैं वो ड्रैगन हूँ जिससे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था, मानव ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज से ही घाटी में रहने वाले कमजोर जादुई जानवर डर के मारे कांप उठते हैं। अगले ही पल एक लाल भाला, जो पूरी तरह से लाल ज्वाला से बना था, ऐश की ओर फेंका गया। ऐश ने हमले को रोकने के लिए सुरक्षात्मक मंत्रों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। उसके सामने 7 परतों वाला एक घेरा बन गया, लेकिन जादू से 7 परतों वाला घेरा बनाने के बावजूद ऐश खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। दरार, धमाका, लाल रंग के भाले ने बिना रुके कांच की तरह 7 परतों को तोड़ दिया और आसानी से ऐश के पेट में मुट्ठी के आकार का छेद कर दिया। खांसी, टिंग, तुमने एक पीक प्रथम क्रम को मार डाला है। तुम्हें कुछ अनुभव अंक मिले हैं।
जैसे ही ऐश जमीन पर गिरा, चारों वाइवन्स की गहरी काली आंखें सामान्य हो गईं। होश में आने के बाद उन्होंने जल्दी से एक बार फिर क्रिम्सन ड्रैगन के सामने अपने सिर झुका लिए। चूंकि वाइवन्स छोटे ड्रैगन थे, इसलिए ड्रैगन के प्रति पूरा सम्मान दिखाना एक अलिखित नियम था। मानव कोई साधारण ड्रैगन नहीं था, वह स्वर्गीय क्रिम्सन ड्रैगन था। मानव के वंश के कारण वह किसी भी छोटे ड्रैगन को नियंत्रित कर सकता था। तीसरे क्रम के नौसिखिए वाइवन ने अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्ण स्वर में बोला, महाराज, हमने आपको नाराज किया है। उस शापित मानव के कारण हम आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाए। हम मन नियंत्रण के प्रभाव में थे। हमने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कृपया इन नीच सेवकों को क्षमा करें। माफ कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है? ज़राका शहर से 9 किलोमीटर दूर इस्तारिन साम्राज्य की सीमाओं पर एक किला बनाया गया था। ये किला एक पहाड़ की चोटी पर बना था। इस्तारिन साम्राज्य को पर्वत श्रृंखलाओं का साम्राज्य कहा जाता था। इस्तारिन भूमि का लगभग 95% हिस्सा पहाड़ों से ढका था, लेकिन बहुत कम पहाड़ों को छोड़कर लगभग सभी पहाड़ इतने बड़े नहीं थे। ज़राका नगर किला इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर बना था। इस्तारिन साम्राज्य और जुलक्स राजवंश के बीच की सीमा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा अलग थी। इससे जुलक्स राजवंश के लिए इस्तारिन भूमि पर आक्रमण करना कठिन हो गया था। चूंकि इस्तारिन साम्राज्य पर्वत श्रृंखलाओं से भरा हुआ था, इसलिए अतीत में नेपोका और जुलक्स राजवंश ने कभी भी किसी तुच्छ राज्य पर कब्जा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि वर्षों के गठबंधन के बाद दोनों राज्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से एक रास्ता बनाने पर सहमत हो गए। ये रास्ता 2 पहाड़ी ढलानों के बीच घुमावदार था। ये सड़क इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक फुटबॉल मैदान बन सकता था। चूंकि दुश्मन सामने से हमला करने वाला है, इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि दुश्मन अपनी सेनाएं बांटकर दूसरी तरफ से आ जाएगा। हम अपना पूरा ध्यान और ध्यान मोर्चे पर लगा सकते हैं। एक समस्या है, भले ही हमें दूसरी तरफ से दुश्मन के हमले की चिंता न हो, लेकिन मैंने जो सुना है उसके अनुसार दुश्मन सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मानव के बिना उसके 7 सेनापति 400 सैनिकों के साथ ज़राका नगर के किले में पहुंच चुके थे, जो जुलक्स राजवंश के विरुद्ध उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति थी। मानव ने ज़ैन को अपने 7 सेनापतियों के आगमन की सूचना पहले ही दे दी थी। ज़ैन ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसे लग रहा था कि गुलाम सेनापति बनने के लायक नहीं हैं। अगर लोगों को ये बात पता चल जाती तो इस्तारिन सेना की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता। लेकिन 7 जनरलों से मिलने के बाद ज़ैन की उनके बारे में धारणा बदल गई। सिर्फ प्रथम श्रेणी का होने के बावजूद हर जनरल द्वितीय श्रेणी के जनरल को हराने में पूरी तरह सक्षम था। सेना में सम्मान ताकत से आता है। अपने नए सहयोगियों को इतना शक्तिशाली देखकर सभी सैनिक ज़ैन की तरह उनका सम्मान करने लगे। इस समय 7 सेनापति एक बैठक कर रहे थे। जब अन्य लोग अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तब हत्यारे दल का नेता नाथन अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसी कर रहा था। युद्ध में उसकी भूमिका जानकारी इकट्ठा करना, हत्या करना और राज्य को परछाइयों से बचाना था। यदि आप यहाँ हैं तो ज़राका शहर की सुरक्षा और देखभाल कौन कर रहा है? ठंडे और शांत जनरल हेनरी ने पूछा। मैंने अपनी मंगेतर को 5000 सैनिकों के साथ ज़राका शहर की रक्षा के लिए छोड़ दिया है। ज़ैन ने जैसे ही बोलना खत्म किया, परछाइयों से एक आकृति उभरी। नाथन, क्या तुम्हें कुछ मिला? डार्क एल्फ और पहले डिवीजन के नेता स्कॉट ने पूछा। हमारे पास एक बुरी खबर है। इस मौसम में भी 30,000 सैनिकों का एक अग्रिम दल किले की ओर बढ़ रहा है। इस अग्रिम दल का कमांडर कोई और नहीं बल्कि जनरल डेरेन एलिस का दाहिना हाथ है। नाथन की बातें सुनकर सबके चेहरे उदास हो गए। एक पल के लिए तो कोई कुछ नहीं बोला। ड्यूक सरलस द्वारा भेजा गया अतिरिक्त बल अभी आना बाकी था, यानी 20,000 सैनिकों को 30,000 की सेना का सामना करना था। ड्यूक रेयान के पास पहले लगभग 30,000 सैनिक थे। उनमें से 5,000 को महामहिम ने मार गिराया। मुझे ज़राका शहर की रक्षा के लिए 5,000 सैनिक छोड़ने पड़े। इसका मतलब है कि हमें 30,000 के दुश्मन से 20,000 सैनिकों के साथ लड़ना होगा। मैं कहती हूँ, ये 60,000 दुश्मन सैनिकों का सामना करने से कहीं बेहतर है। अगर हम अपनी हताहतों की संख्या कम से कम रखें, तो हमारे पास मुख्य दुश्मन सैनिकों का सामना करने के लिए भी पर्याप्त सैनिक हो सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह है या कुछ और।
लोमड़ी रानी इस एक हफ्ते में काफी परिपक्व हो गई थी। अब वह अपने आकर्षण को और भी बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती है। उसके हर शब्द में गर्व और गरिमा झलक रही थी। तो हमें जल्दी जीत का लक्ष्य रखना होगा। नाथन, अग्रिम दल कब आएगा? नाथन ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, मानो अंदाजा लगा रहा हो कि अग्रिम दल के पहुंचने में कितना समय लगेगा। 10 घंटे से ज्यादा नहीं। अगर तूफान 10 बजे से पहले शुरू हो गया तो क्या होगा? सब लोग अंबर को हैरानी से देखने लगे। अगर तूफान शुरू हो गया तो हम और हमारे सैनिक किले में शरण ले सकते हैं, लेकिन अग्रिम दल के पास शरण लेने का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि दुश्मन जनरल कोई बड़ा दांव खेल रहा है या उसे बहुत ज्यादा भरोसा है। खैर, अगर तूफान शुरू हो गया तो इस लड़ाई में हमारा पलड़ा भारी रहेगा। तूफान अग्रिम सेना को थका हारा छोड़ देगा। हम बहुत कम हताहतों के साथ 30,000 थके हुए सैनिकों की सेना को आसानी से मार सकते हैं। टायलर ने काले बादलों से ढके आसमान की ओर देखा। आशा करते हैं कि प्रकृति इस युद्ध में हमारी मदद करेगी, वरना जीतने की संभावना बहुत कम होगी। योजक चिन्ह। जैसी सबकी उम्मीद और प्रार्थना थी, 8 घंटे बाद आखिरकार तूफान शुरू हो गया। तूफान शुरू होते ही सभी सैनिकों को किले में शरण लेने का आदेश दिया गया। गड़गड़ाहट। तूफान के साथ साथ तेज गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। इस्तारिन सेना किले में छिप गई और तूफान का फायदा उठाकर आराम करने लगी। हालांकि 30,000 सैनिकों का अग्रिम दल इतना भाग्यशाली नहीं था। वे इस्तारिन किले तक पहुंचने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे कि अचानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। गड़गड़ाहट। क्या हो रहा है? मुझे बताया गया था कि तूफान परसों से पहले शुरू नहीं होगा। तूफान में खड़े होकर जब बिजली की तेज गड़गड़ाहट से धरती हिल रही थी, आगे बढ़ते दल का नेता घबराया हुआ लग रहा था। 30,000 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले सेनापति का नाम एरिस था। लेडी तामार ने भविष्यवाणी की थी कि तूफान परसों से पहले शुरू नहीं होगा। क्या लेडी तामार की भविष्यवाणी गलत थी? लेडी तामार एक बुजुर्ग योगिनी थी जो जुलक्स राजवंश के राजा की सेवा करती थीं। लेडी तामार के पास मौसम के बदलने का समय बताने की अनोखी शक्ति थी। लेडी तामार की भविष्यवाणी कभी एक बार भी नाकाम नहीं हुई। इसीलिए, ये जानते हुए कि तूफान परसों से पहले शुरू नहीं होगा, एरिस को जराका किले पर कब्जा करने के लिए पूरी सेना के आधे हिस्से का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि जब तूफान थम जाए तो मुख्य सेना आकर इस्टारिन साम्राज्य पर व्यापक युद्ध छेड़ सके। सर, हो सकता है लेडी तामार की भविष्यवाणी गलत न हो। ये किसी बाहरी ताकत का काम था। अरे बेवकूफ, बकवास मत करो। मैंने तो आज तक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो मौसम को नियंत्रित कर सके। अगर कुछ लोग मौसम को नियंत्रित भी कर सकते तो वे मानव की मदद क्यों करते? और ज़रूरी बात यह है कि यह न तो समय है और न ही जगह उन बातों पर बात करने की जो अब मायने ही नहीं रखती। सेनापति, हमें क्या करना चाहिए? सैनिकों को तूफान का सामना करने में बहुत मुश्किल हो रही है। पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के विपरीत इस लोक का तूफान 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस लोक में मन की उपस्थिति के कारण इस लोक का प्रत्येक पदार्थ मन से प्रभावित होता है। मौसम और वातावरण भी इससे अछूते नहीं थे। जबकि द्वितीय श्रेणी के साधक अभी भी बिना अधिक प्रयास के तूफान को सहन कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी के साधक, जो कि अधिकतर सैनिक थे, कठिन समय से गुजर रहे थे। हम पहाड़ों में हैं, हमारे लिए शरण लेने की कोई जगह नहीं है। इस समय वापस लौटना नामुमकिन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति में क्या करूं। एरिस नाम के सेनापति को आगे बढ़ने और अपने थके हारे सैनिकों के साथ दुश्मन को हराने के लिए एक बड़ा जोखिम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पीछे मुड़ने या इंतजार करने के बजाय हम अपना मार्च जारी रखेंगे और किले पर हमला करेंगे। हमारी 30,000 की संख्या इस्तारिन सैनिकों को हराने और उनके किले में शरण लेने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। सेनापति के आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। एरिस के आदेश से सभी सैनिक इस तूफान में भी अपना मार्च जारी रखने के लिए मजबूर हो गए। तूफान के कारण उनकी गति धीमी हो गई थी। हालांकि एरिस ने ये शब्द कहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में यह बात छिपी थी कि किले में शरण लिए हुए इस्तारिन सैनिकों को हराना बेहद मुश्किल होगा। एरिस जानता था कि यही उसका एकमात्र विकल्प था। पीछे मुड़कर वापस जाने का विकल्प उसके दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि दूरी सैनिकों के लिए संभालने से बहुत दूर थी। इस तेज हवाओं और बारिश में हर प्रथम श्रेणी का सैनिक अपने शरीर को मन की एक परत से सुरक्षित रखे हुए था।
मन की यह परत हवा के दबाव को थोड़ा कम कर रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ सैनिक अपना मन खो रहे थे, जिससे वे थक रहे थे। उम्मीद है कि यह जोखिम काम करेगा। अगर एरिस किला जीत लेता तो वह अपनी 2/3 सेना कुर्बान करने को तैयार था। जब तक वह किला जीत लेता उसे जुलुक्स राजवंश से सजा नहीं मिलती, वरना उसका क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। एरिस को कुछ नीच सैनिकों के जीवन की अपेक्षा अपनी प्रतिष्ठा और राजा की सजा की अधिक चिंता थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरा, आरा, अब जब मैंने तुम्हारे प्यारे पति की मदद करने का अपना काम कर दिया है तो तुम्हें अपनी पत्नी को नहीं भूलना चाहिए। शायद मुझे कोई इनाम मांगना चाहिए। आसमान में खड़ी 2 औरतें जराका किले को देख रही थीं। इनमें से एक महिला अशुद्धता के साधक संघ की नेता थी। छोटी बहन, अब जब मैंने अपना काम कर दिया है तो क्या मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ सकती हूँ? इस बड़ी बहन के पास बहुत काम है। मुझे अपने महाद्वीप लौटना है। कितनी बार कहूंगी कि मुझे बहन मत कहो। ऐसा नहीं है कि तुम मेरी बात सुनोगी। मैं तुम्हारे लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का इंतजाम कर दूंगी। क्या आपको लगता है कि हमारे पति यह युद्ध जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता। हमें सीधे तौर पर उसकी मदद करने से मना किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद नहीं कर सकते। इस तूफान के साथ मुझे उसकी जीत की चिंता नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से हताहतों की संख्या जरूर काफ़ी कम हो जाएगी। मैं सचमुच उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना बदल गया है। मैं सचमुच उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना बदल गया है। महिला ने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और गिल्ड लीडर की तरह उसने भी अपना चेहरा छिपा रखा था। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने हमें देख लिया तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अगले ही पल दोनों आकृतियां आसमान से गायब हो गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मानो ईश्वर की यही इच्छा थी कि जब 30,000 थके हारे सैनिक किले में पहुंचे तो तूफान धीमा पड़ चुका था। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन तेज पूर्वी हवाएं भी थम गई थीं। सर, दुश्मन की सेनाएं यहाँ हैं। किले से 8 सेनापति दुश्मन की थकी हुई सेना को देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सके। हमले की तैयारी करो, हम दुश्मन कमांडर को भागने नहीं देंगे। 30,000 सैनिकों का दल किले से बस 1 किलोमीटर दूर रुका। सौभाग्य से तूफान धीमा पड़ गया था, जिससे उनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गईं, क्योंकि अब उन्हें अपने शरीर की रक्षा के लिए मन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अब जब तूफान धीमा पड़ गया है तो ये हमारे लिए लड़ने और किले पर कब्जा करने का सही मौका है। लेकिन एक बात जो एरिस ने नोटिस नहीं किया, नोटिस न करने का नाटक किया, वह थी उसके सैनिकों की खराब हालत। 30,000 थके हुए सैनिकों का सामना 20,000 सैनिकों से था जो पूरी तरह स्वस्थ थे। जल्द ही दुश्मन जुलक्स राजवंश की सेनाओं का स्वागत करने के लिए बाहर आ गया। ज़ेन और बाकी 7 सेनापति सबसे आगे खड़े होकर अपने हथियार पकड़े हुए थे। एरिस ज़ेन को घूर रहा था, ये सोचकर कि वह दुश्मन का सेनापति है। 1 मिनट के मौन के बाद दोनों पक्षों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस्तारिन सैनिकों को मार डालो। आज हम दुश्मन के खून में नहाएंगे और अपने राजवंश का गौरव बढ़ाएंगे। धावा बोलो। जो सैनिक पहले से ही आधे थके हुए थे वे अपने सेनापति एरिस का पीछा करते हुए धावा बोलने लगे। आज अगर हम जवाबी हमला नहीं करेंगे और इस किले की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे परिवारों का जीवन जुलक्स राजवंश के अधीन कष्ट में रहेगा। हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। हम अपने परिवारों की रक्षा करेंगे। अब मेरे भाई बहनों, दुश्मनों पर हमला करो। मौत से मत डरो। अपने डर को अपना हथियार बनाओ। आक्रमणकारियों का वध करो। इस्तारिन साम्राज्य की जय हो। शुल्क। थके हुए दुश्मन सैनिकों के विपरीत इस्तारिन सैनिक पूरी तरह से सहनशक्ति और स्वास्थ्य से भरे हुए थे। ज़ेन के शब्दों ने सैनिकों का खून खौलने लगा। पूरे जोश और गुस्से के साथ वे अपने सेनापतियों के साथ युद्ध में उतर गए। स्कॉट घोड़े पर सवार था और उसके हाथ में एक 2 सितारा सुनहरा धनुष था। ये धनुष उसे महामहिम ने दिया था। बाद में मानव ने अपनी रून कला का उपयोग करके उस 2 सितारा हथियार को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। रक्त चूसने वाला धनुष। पीक 2 स्टार। विवरण। ये धनुष एक शक्तिशाली डार्क एल्फ द्वारा गढ़ा गया था। ये धनुष 2 स्टार हथियार की सर्वोच्च परिभाषा है। बाद में इस धनुष पर रून सम्राट ने जादू कर दिया। ये धनुष 2 स्टार की सर्वोच्च सीमा तक पहुंच गया है। फंक्शन 1। धनुष सामान्य बाणों की शक्ति बढ़ाता है। उसके धनुष से छोड़े गए बाणों में 50 जोड़ विनाशकारी शक्तियां होंगी।
फंक्शन 2, ये धनुष उपयोगकर्ता को एक साथ 5 तीर तक चलाने की सुविधा देता है, लेकिन हर बार जब इस फंक्शन का उपयोग किया जाता है तो 0.5 जोड़ मन खर्च होगा। फंक्शन 3, उपयोगकर्ता के मन को समाहित करने वाले विशेष तीरों की शक्ति 20% बढ़ जाएगी। 2 स्टार धनुष होना किसी धोखेबाजी की वस्तु जैसा था। स्कॉट को अपने दुश्मनों को मारने के लिए अपने तीरों को शक्ति देने के लिए किसी अतिरिक्त मान का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। धनुष ने ही उसके सामान्य तीरों की शक्ति 50 जोड़ बढ़ा दी, जिससे उसे एक ही वार में एक औसत प्रथम श्रेणी के सैनिक को मारने की शक्ति मिल गई। मुझे ये धनुष देने के लिए मैं महामहिम का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। धनुष चलाने में विशेषज्ञता रखने वाले स्कॉट को ये धनुष बहुत पसंद था। घोड़े पर बैठे स्कॉट के दोनों हाथ तेजी से हिल रहे थे। हर बार वह एक तीर पकड़ लेता और एक सैनिक को मार गिराता। उसका एक भी निशाना चूकता नहीं था। तीर कभी उसके साथियों को नहीं लगते थे। टकराना। हालांकि बारिश में तीर चलाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बारिश उसके तीरों की दिशा और दूरी को प्रभावित कर रही थी। हालांकि इसका असर ज्यादा नहीं था, लेकिन जिसकी सटीकता बहुत अच्छी थी उसके लिए यह एक परेशानी वाली बात थी। बारिश उसकी दृष्टि और सीमा को भी सीमित कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद स्कॉट दुश्मनों को किसी भी सैनिक से ज्यादा तेजी से मार रहा था। कोई भी दुश्मन सैनिक उसके पास तक नहीं आ पा रहा था। जब भी वे 10 मीटर का निशान पार करते, स्कॉट का तीर उन्हें मार गिराता। स्कॉट के बाईं ओर टाइलर, जो पहले ही कई युद्ध लड़ चुका है, अपनी 2 सितारा ग्रेटस्वॉर्ड को पागलों की तरह घुमा रहा था। सिद्धि द्वारा रोजाना दी जाने वाली गोलियों के साथ साथ उनके मन हाथ की मरम्मत के साथ सिर्फ 10 दिनों में टाइलर अपनी साधना को लगभग पहले क्रम के शिखर तक पहुंचाने में कामयाब हो गया है। लड़ाई के अपने अनुभव के साथ टाइलर एक नौसिखिए दूसरे क्रम के योद्धा को भी हरा सकता था। यह पागल सांड कौन है? मुझे नहीं पता। मैंने तो उसके बारे में कभी सुना भी नहीं। मुझे लगता है दुश्मन सैनिकों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला जब महान तलवार ने उनके शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। टाइलर उन्मत्त हो गया था। उसके सामने आने वाला कोई भी सैनिक 2 टुकड़ों में कट जाता था। अब उसकी 2 सितारा ग्रेटस्वॉर्ड दुश्मन सैनिकों के ताज़ा लाल खून से रंग गई थी। जब दुश्मन के तीरंदाज दूर से टाइलर को मारने की कोशिश करते तो वह कभी कभी उनके किसी सैनिक को पकड़कर उसे मांस की ढाल की तरह इस्तेमाल करता, या फिर वह अपनी बाहों और पैरों को खुला छोड़कर सिर्फ अपने शरीर की रक्षा के लिए ग्रेटस्वॉर्ड का इस्तेमाल करता। वह दुश्मन सैनिकों का ऐसे कत्लेआम कर रहा था जैसे घास काट रहा हो। दुश्मन की संख्या ज्यादा होने के बावजूद टाइलर को पीछे धकेलने वाला दुश्मन नहीं था। उल्टा था, वह पागल सांड अकेले ही दुश्मन को धकेल रहा था और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा था। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि जनरल टाइलर इतने जबरदस्त हैं। टाइलर के पीछे लड़ रहे सैनिक अपने पराक्रमी जनरल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके शरीर पर ये निशान दिखाने के लिए नहीं थे। जरा उसे देखो, वो एक मशीन था, एक पागल सांड जो मानो पागल हो गया हो। वो दुश्मन को धकेल रहा है। टाइलर के पीछे लड़ रहे सैनिक अपने जनरल को ऐसे देख रहे थे जैसे अपने आदर्शों को देख रहे हों। दुश्मनों के लिए टाइलर भले ही एक पागल सांड हो, लेकिन उनके लिए टाइलर अब तक का सबसे शानदार इंसान था। क्या यह मैं हूं या टाइलर कुछ ज्यादा ही उत्तेजित लग रहा है? डार्क एल्फ स्कॉट ने देखा कि वह कितनी बेतहाशा दुश्मन सैनिकों पर अपनी तलवार चला रहा था। दुश्मन सैनिक पहले ही थक चुके थे और अब एक पागल सांड के सामने उनके पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। स्कॉट और टाइलर बाईं ओर लड़ रहे थे, वहीं स्कॉट के दाईं ओर छाया दल का नेता नाथन कुछ और भी पागलपन भरा काम कर रहा था। स्कॉट और टाइलर के उलट नाथन अपनी छाया गति क्षमता का इस्तेमाल करके एक ही हमले में कई सैनिकों का कत्लेआम कर रहा था। छाया, नाथन एक बार फिर छाया में कूद गया और गायब हो गया। अगले ही पल, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक मोटे काले तार ने 13 दुश्मन सैनिकों का गला घोंट दिया। नाथन छाया से बाहर आया और तार खींच दिया, जिससे 13 सैनिकों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। पूरा दृश्य इतना भयावह था कि नाथन के पीछे लड़ रहे सैनिकों की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। सौभाग्य से मास्टर नाथन हमारे पक्ष में हैं, वरना हम इस राक्षस को कभी नहीं रोक पाते। हाँ, हालांकि उसकी साधना हमारी जैसी ही थी, फिर भी वह किसी भी सैनिक से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ये तो तय है, वरना महामहिम नेथन को जनरलों में से एक न बनाते। हालांकि उसे छाया जनरल कहना ज्यादा सही होगा।
टकराना। अरे ये क्या हो रहा है, हम तो उसे देख भी नहीं पा रहे, भला हम इस राक्षस से कैसे लड़ेंगे। मुझसे मत पूछो। इससे पहले कि सैनिक कुछ और कह पाते, नाथन ने उन्हें चुप करा दिया और महामहिम द्वारा दिए गए 2 सितारा खंजर से उनकी आत्माओं को इस नश्वर संसार से मुक्त कर दिया। टकराना। धरती के हल्के से हिलने पर नाथन को रुकना पड़ा। उसने अपनी दाईं ओर सिर घुमाया तो देखा कि जोश, शेर जैसा आदमी अपने 2 सितारा हथौड़े से सब कुछ चकनाचूर कर रहा था। 7 फुट लंबे उस विशालकाय योद्धा के सामने कोई भी मानव सैनिक उसके प्रहारों के आगे टिक नहीं पाता था। हर बार जब वह सैनिकों पर हथौड़ा मारता तो उसके आसपास की जमीन कांप उठती, जिससे दुश्मन पहले से भी ज्यादा डर जाते। जब मानव ने अपने 2 सितारा हथौड़े का जादू किया तो सिंह सैनिकों की शक्ति में भारी वृद्धि हुई। उसके सामने ही सैनिक धराशायी हो गए। कभी कभी तो वह अपने नंगे हाथों से सैनिकों को चीर भी देता था। अगर टायलर एक पागल इंसान था तो जोश बर्बर था। बर्बर शब्द से साफ जाहिर होता था कि वह कितनी बेरहमी से अपने दुश्मनों को मारता था। उसकी हत्या का अंदाज इतना भयावह था कि इस्तारिन के सैनिक भी अपने दुश्मनों पर दया करने लगे थे। आमतौर पर जोश एक सहज और मज़ेदार इंसान होता, लेकिन जब उसने युद्ध के मैदान में कदम रखा तो मानो वह खुद ही बदल गया हो। उससे अंतहीन बर्बरता सामने आ रही थी। मैं कभी भी जनरल जोश का दुश्मन नहीं बनना चाहूँगा, सिर्फ तुम ही नहीं। उसकी ज़बरदस्त लड़ाई का अंदाज देखकर कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहेगा। बाईं ओर स्कॉट, टायलर, नाथन और जोश बढ़त बनाकर दुश्मनों को पीछे धकेल रहे थे। हालांकि वे चारों सिर्फ पहले दर्जे के थे, फिर भी उनके दुश्मनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे दूसरे दर्जे के लोगों का सामना कर रहे हों। हालांकि दाईं ओर कहानी थोड़ी अलग थी। दूसरी तरफ हेनरी और एलेनोर मिलकर दुश्मनों को मार रहे थे। दूसरों की तरह हेनरी और एलेनोर की मारने की गति उतनी तेज नहीं थी। दोनों ही युद्ध के अंतिम चरण के लिए अपनी ताकत बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे। दाहिनी तरफ की लड़ाई कम अराजक थी। हालांकि अर्निका की कहानी अलग थी। रॉयल फॉक्स क्वीन वंश के जागरण के साथ उसके आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है। अब वह दूसरे क्रम के मध्य से भी लड़ सकती है। सभी में अर्निका की चपलता सबसे ज्यादा थी। वह अपनी चपलता के लिए जानी जाती थी। अपने वंश के जागरण के साथ उसने अग्नि तत्व को भी जागृत कर लिया, जिससे उसे अग्नि प्रकार की तकनीकें सीखने की क्षमता मिली। अर्निका एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो शरीर और जादुई दोनों मार्गों की साधना कर रही थी। सिद्धि द्वारा दी गई गोलियों और उसकी कड़ी मेहनत की बदौलत अर्निका की साधना की गति इस दुनिया की प्रतिभाओं से मुकाबला करने लायक थी। मानव द्वारा रून जादू से अभिमंत्रित 2 सितारा घुमावदार खंजर को पकड़े हुए अंबर दुश्मन सैनिकों के पीछे प्रकट हुआ। अब ये देखने का समय है कि यह खंजर कितना कुछ कर सकता है। वध का दूत, पीक 2 स्टार खंजर। विवरण: एक विशेष प्रकार का खंजर जो एक अनुभवी लोहार द्वारा गढ़ा गया था। इस खंजर को बाद में रून जादू से मंत्रमुग्ध किया गया, जिससे वध के दूत की रैंक और शक्ति में और वृद्धि हुई। फंक्शन 1: वध का दूत अग्नि प्रकार के हमलों की शक्ति को 10% तक बढ़ा सकता है। खंजर मेजबान को किसी भी दूसरे क्रम के प्राणी के अग्नि प्रकार के हमलों के विरुद्ध 20% प्रतिरोध प्रदान करता है। फंक्शन 2: खंजर पर एक अनोखे जहर की परत चढ़ाई गई है। 80% संभावना है कि यह किसी दूसरे या निचले क्रम के प्राणी को जहर दे सकता है। 5% संभावना है कि यह किसी तीसरे क्रम के साधक को जहर दे सकता है। यह जहर उन लोगों पर काम नहीं करेगा जिनके पास जहर प्रतिरोधी कौशल हैं। स्वूश! अंबर ने दुश्मन सैनिकों पर पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी सैनिक उसे आते हुए नहीं देख पा रहा था। सैनिकों की भीड़ में वह बिजली के सांप की तरह घूम रही थी। जब वह किसी सैनिक के पास से गुजरती तो 1-2 सेकंड बाद दूसरे सैनिक उस सैनिक को मृत और गले पर कट के निशान के साथ पाते। तारा विस्फोट! खुद को दुश्मन सैनिकों से घिरा पाकर अर्निका ने आग से एक पीले सुनहरे तारे का निर्माण किया। ज्वाला तारे का आकार 10 मीटर था। अपने सिर के ऊपर हमला देखकर कई सैनिकों ने अर्निका को हल्के हमलों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी चपलता से आसानी से बच गई। बूम! आग से बने 10 मीटर बड़े सुनहरे तारे को पीछे छोड़ते हुए अर्निका 100 मीटर दूर प्रकट हुई और उसने अपनी हत्या जारी रखी। उसने पीछे मुड़कर उस जोरदार विस्फोट को देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जिसने तुरंत ही 100 सैनिकों की जान ले ली। पूरा युद्ध एक तरफा नरसंहार था। ज़ूलैक्स राजवंश की सेना पहले ही थक चुकी थी। कईयों के पास तो मंत्र इस्तेमाल करने लायक भी मन नहीं था।
इससे इस्तारिन साम्राज्य के सैनिकों को मौका मिल गया। दुश्मन की थकावट का फायदा उठाकर उन्होंने लगातार हमले किए। मानव द्वारा भेजे गए 7 निजी सेनापतियों के साथ युद्ध जल्द ही एक तरफा नरसंहार में बदल गया। जुल्क्स वंश की सेना रक्षात्मक होते हुए भी पीछे धकेली जा रही थी। कई सेनाएं तो अपनी रक्षा करने के लिए भी संघर्ष कर रही थीं। अपनी विशाल संख्या के बावजूद वे इस्तारिन सैनिकों से परास्त हो गए। ये बहुत बुरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये युद्ध हार जाऊंगा। एरिस को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह साफ जानता था कि थकी हुई सेना को युद्ध में लाना एक बड़ी भूल थी। उसे ज्यादा सोचना चाहिए था और सैनिकों को आराम करने देना चाहिए था। 30 मिनट भी नहीं बीते थे कि जुल्क्स राजवंश की आधी से ज्यादा सेना मर चुकी थी। मुझे भागना होगा। इस्तारिन सैनिकों में से एक को मारने के बाद एरिस ने अपना घोड़ा घुमाया और उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया जिस दिशा से वह और उसकी सेना आई थी। ज़ाय ने, जो दुश्मन पर नजर रखे हुए था, ने एरिस को भागते देखा। उसने तुरंत चिल्लाकर सबको खबर दी, दुश्मन कमांडर भाग रहा है, उसे रोको। जो भी दुश्मन कमांडर को मारेगा उसे एक खास इनाम मिलेगा। ज़ेन के लुभावने शब्द सुनकर कई सैनिकों का ध्यान भागते हुए एरिस पर गया। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता वह उसे मार डालता। वह अब भी दूसरे दर्जे का था। उसके लिए सैनिकों को मारना कोई समस्या नहीं थी। दरअसल एरिस में 3 घंटे तक लड़ने की ताकत थी, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार है। जल्द ही जुलुक्स राजवंश की सेना नष्ट हो जाएगी। उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक बार मैं वापस आ जाऊंगा तो वापस आऊंगा और आज जो अपमान मुझे सहना पड़ा है उसका बदला चुकाऊंगा। एरिस की आंखों में क्रोध की चमक थी और वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हें इस युद्धभूमि से जिंदा जाने देंगे। एरिस को अचानक एक मोहक आवाज सुनाई दी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाता, उसने देखा कि उसका सिरहीन शरीर घोड़े पर सवार है और उसका सिर हवा में उड़कर जमीन पर गिर गया। दुश्मन कमांडर मर चुका है। मैं जुलक्स राजवंश के सभी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता हूं, अन्यथा केवल इस्तारिन साम्राज्य ही आपके दयनीय जीवन को समाप्त करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। अर्निका ने जानबूझकर अपनी आवाज को और भी तेज करने के लिए मन का इस्तेमाल किया ताकि उसके शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में सुनाई दें। जैसा कि उसने सोचा था, कुछ प्रतिशत सैनिकों को छोड़कर लगभग सभी थके हुए सैनिकों ने तुरंत हार मान ली और लड़ना बंद कर दिया। लड़ाई अब खत्म हो गई है और इस तरह इस आगामी युद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई इस्तारिन साम्राज्य ने जीत ली। अपने कमांडर को मरते देख ज्यादातर सैनिकों की लड़ने की इच्छाशक्ति खत्म हो गई। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और इस्तारिन साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सारी सफाई और गिनती करने के बाद आधी रात हो चुकी थी। आज हमने लगभग 4399 सैनिक खो दिए हैं। तूफान अभी तक नहीं रुका था। युद्ध क्षेत्र को साफ करना और लाशों का निपटान करना बहुत मुश्किल था। अंत में ज़ेन ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने पास मौजूद सभी उपयोगी हथियार, कवच और ढालें पुनः उपयोग के लिए ले जाएं। ज़ेन के पास सभी मृत सैनिकों को मिट्टी की एक परत में दफनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमने जुलक्स राजवंश के कितने सैनिकों को पकड़ा? डार्क एल्फ स्कॉट ने जादुई जानवरों के मांस से बने सूप का आनंद लेते हुए पूछा। सामान्य जानवरों के विपरीत जादुई जानवरों के मांस में प्रचुर मात्रा में मान होता है। जादुई जानवरों का मांस खाने से साधक के शरीर को कई लाभ होते थे। उनमें से एक लाभ यह था कि इससे साधक जल्दी स्वस्थ हो जाते थे। शुरुआत में उनके पास 30,000 से ज्यादा सैनिक थे। आज की लड़ाई में हम लगभग 17,000 सैनिकों को मार गिराने में कामयाब रहे। अब हमारे पास लगभग 28,500 सैनिक हैं, अगर हम उन सैनिकों को भी शामिल करें जिन्हें हमने युद्धबंदी बनाकर पकड़ा था। अगर पकड़े गए सैनिक भागने की कोशिश करें तो क्या होगा? उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हेनरी ने ठंडे स्वर में पूछा। अब तक सभी हेनरी के ठंडे रवैये के आदी हो चुके थे। सभी जानते थे कि हेनरी असल में ठंडा इंसान नहीं था, बल्कि अंदर से एक गर्मजोशी भरा इंसान था। बस अतीत की कुछ घटनाओं की वजह से उसका व्यक्तित्व बदल गया था और वह ठंडा हो गया था। हेनरी के सवाल ने बाकी लोगों को चिंता से ज़ेन की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। अगर पकड़ा गया युद्धबंदी भाग गया तो यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। इस तूफान में वे कहीं भाग नहीं सकते। इसके अलावा मैंने मुखिया को उनके खाने में एक खास गोली डालने को कहा है।
ये गोली उनके मन को 12 घंटे तक दबा सकती है। मोहक लोमड़ी अर्निका ने खाना खाते हुए कहा, और मैंने कैदियों के बीच कुछ भेष बदलकर सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध लगे तो मेरे आदमी मुझे बता देंगे। इस बार नाथन ने मुंह खोला। नाथन पूरे समूह में सबसे शांत था। वह चुप रहकर देखना पसंद करता था। मैं कहना चाहूंगा कि मैं सचमुच बहुत प्रभावित हूं। मैं समझ सकता हूं कि महामहिम ने आप सातों को अपने सेनापतियों के रूप में क्यों चुना। युद्ध के दौरान भी ज़ेन ने देखा कि उनमें से प्रत्येक कितना प्रतिभाशाली था। प्रत्येक सेनापति अलग अलग क्षमताओं का उपयोग करने में माहिर था। वैसे मैं ये पूछना चाहता था, महामहिम कहाँ हैं? वे इस युद्ध के दौरान वहाँ नहीं थे। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। जोश ने अपना सूप खत्म करते हुए पूछा। वह पहले ही 4 कटोरी सूप खा चुका है। एक जानवर होने के नाते उसे दूसरों से 3 गुना ज्यादा खाना चाहिए था। महामहिम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं किसी को न बताऊं कि वे कहाँ हैं। फिलहाल उन्होंने हमें स्थिति संभालने दी है। अगर कोई आपात स्थिति होगी तो मैं उनकी दी हुई इस कलाकृति का इस्तेमाल करके महामहिम को आपातकालीन संदेश भेज दूंगा। ज़ेन ने एक अर्धचंद्राकार बाली दिखाए। मैं महामहिम के साथ लड़ने के लिए बेताब हूँ। मैं सचमुच उन्हें एक क्षण में देखना चाहता हूँ। जोश ने अर्निका और समर राज से सुना है कि मानव वाकई बहुत ताकतवर था। वह एक पीक सेकंड ऑर्डर को तब मार गिराने में सक्षम था जब वह अभी भी फर्स्ट ऑर्डर पर था। अगर महामहिम यहाँ होते तो ये युद्ध और भी जल्दी खत्म हो जाता। ज़ेन मुस्कुराया जब उसे याद आया कि कैसे उसने एक ही हमले में 5000 सैनिकों का सफाया कर दिया था। ज़ेन ने देखा था कि वह हमला कितना भयानक था, और अब जब मानव द्वितीय श्रेणी में पहुंच गया था तो ज़ेन को आश्चर्य हुआ कि उसकी युद्ध शक्तियां कितनी भयानक हो गई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन भी तूफान जारी रहा और रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। मैं समझ गया, आप और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को उनकी मेहनत का इनाम जरूर दूंगा। मानव को ये जानकर राहत मिली कि स्थिति कैसी निकली। ये स्थिति उनकी स्थिति के लिए बहुत अनुकूल थी। यहाँ मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। मुझे जल्द ही लौटना चाहिए। मानव ने अपने ड्रैगन रूप में ऐश नाम के व्यक्ति को मारने के ठीक बाद वाइवन को उससे बात करते हुए सुनकर चौंक गया। वाइवन एक ऐसी भाषा में बोल रहा था जो दूसरों के लिए अजनबी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मानव उनकी बातें समझ पा रहा था। उसे यह नहीं पता था कि अपने वंश को स्वर्गीय क्रिम्सन वंश में विकसित करने के बाद मानव ने कुछ निष्क्रिय क्षमताएं प्राप्त कर ली थीं। उनमें से एक क्षमता उसे किसी भी कमज़ोर ड्रैगन की भाषा समझने की शक्ति देती थी। एक और क्षमता जो उसे मिली थी वह थी किसी भी कमज़ोर ड्रैगन पर अधिकार। अगर वाइवन न भी चाहें तो भी मानव उन्हें एक आदेश से नियंत्रित कर सकता था। आप सब उन कमज़ोर लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करने वाले मंत्रों के झांसे में कैसे आ गए? मानव को समझ नहीं आया कि कैसे एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति 3 शीर्ष तृतीय श्रेणी के लोगों और एक शुरुआती तृतीय श्रेणी के लोगों को नियंत्रित करने में सक्षम था। महाराज, उस दुष्ट मानव के पास एक शक्तिशाली कलाकृति थी जिससे उसे हमारे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मिली थी। हालांकि मैंने मन पर नियंत्रण का डटकर मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः उस शक्तिशाली कलाकृति के सामने मेरे प्रयास व्यर्थ रहे। नौसिखिए तृतीय क्रम वाइवन ने कहा, जबकि अन्य 3 वाइवन अभी भी अपने सिर नीचे किए हुए थे, मानो अपने सामने खड़े क्रिम्सन ड्रैगन को देखने से भी डर रहे हों। मैं समझ गया। ये कहते हुए मानव का चेहरा कुछ सेकंड के लिए तेज लाल रोशनी में चमक उठा। जब रोशनी गायब हो गई तो मानव अपनी पीठ पर 2 लाल पंखों के साथ अपने मानव रूप में लौट आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महाराज, बूढ़ा ज़ैकरी मानव की ओर दौड़ा जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर उतरा। जैसे ही मानव उतरा उसे लगा कि कुछ बदल गया है। माजिन गांव वाले अब उसे किसी अजनबी की तरह नहीं देख रहे थे। मानव के प्रति उनकी आंखों से नफरत मिट गई थी। महाराज, मुझे नहीं पता कि हमारे गांव और हमारे जैसे लोगों को बचाने के लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दूंगा। बूढ़े ज़ैकरी के साथ साथ सभी लोगों ने, यहाँ तक कि छोटे माजिन बच्चों ने भी, मानव के सामने सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। महाराज, मुझे वह कलाकृति मिल गई है जिसका इस्तेमाल उस दुष्ट इंसान ने किया था। 10 मीटर बड़े एक विशालकाय वाइवन को अपनी ओर उड़ता देख सभी माजिन बच्चे जल्दी से बड़ों के पीछे छिप गए। गांव वालों की घबराहट और परेशानी देखकर मानव ने जल्दी से गलतफहमी दूर कर दी। सब निश्चिंत हो सकते हैं।
पहले इन चारों वाइवन्स पर ऐश नाम का एक इंसान राज करता था। मैंने उन्हें मन नियंत्रण मंत्र से मुक्त कर दिया है। अब वे इस घाटी पर हमला नहीं करेंगे। मानव की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और वाइवन्स के प्रति अपनी सतर्कता कम कर दी। मानव ने उस छोटी सी, गहरे रंग की, तारे जैसी चीज को उठाया जिसके पूरे शरीर पर कई बड़ी दरारें थीं। लगता है ये चीज किसी भी पल टूट सकती है। मन को नियंत्रित करने वाला सितारा। रैंक घटकर निम्न एक स्टार हो गई। विवरण: मन को नियंत्रित करने वाला तारा एक कुशल बौने द्वारा गढ़ा गया था। ये कलाकृति पहले एक शीर्ष 3 सितारा कलाकृति हुआ करती थी। वर्षों के उपयोग के बाद इस कलाकृति ने अपना मूल्य और कार्य खो दिया है। अब इस कलाकृति का दर्जा सबसे निचले स्तर पर आ गया है। अगर इस कलाकृति का उपयोग जारी रहा तो जल्द ही यह कलाकृति टूट जाएगी। अपने चरम पर इस कलाकृति में शीर्ष 5 क्रम के मन को भी नियंत्रित करने की शक्ति थी। 4 छोटे ड्रैगन को नियंत्रित करने के लिए इस कलाकृति का उपयोग करने से इसकी शक्तियों को कुछ नुकसान पहुंचा है। फंक्शन 1 आर्टिफैक्ट के नाम की तरह यह आर्टिफैक्ट किसी भी मध्य प्रथम ऑर्डर या निचले ऑर्डर के दिमाग को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। मुझे नहीं पता कि कौन इतना प्रतिभाशाली है कि ऐसी कलाकृति बना सके जो 5वें क्रम के शिखर को भी नियंत्रित कर सके। मुझे लगता है कि जब इस कलाकृति को गढ़ा गया था तब इसमें इतनी शक्ति थी कि यह 5 सितारा शिखर कलाकृति थी। उस गहरे रंग के तारे के आकार की कलाकृति को, जो कभी 5 सितारा कलाकृति थी, देखकर मानव को आश्चर्य हुआ कि यह कलाकृति ऐश नाम के उस आदमी के हाथ कैसे पहुंची। क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने इन वाइवन्स को गांव पर हमला करने का आदेश दिया है? मानव ने जैकरी से पूछा। नहीं, चाय के खेतों की रक्षा करने वाले डाकुओं के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई बाहरी हमारे गांव में घुस आए तो हम उन्हें बस चले जाने को कहेंगे। बूढ़े आदमी, क्या तुम किसी से ऐश नाम के आदमी की लाश लाने के लिए कह सकते हो? मानव को लगा कि ऐश कोई साधारण गुंडा नहीं हो सकता। एक ऐसी कलाकृति का होना जो किसी तीसरे दर्जे के नौसिखिए को नियंत्रित कर सके, ये बताता है कि मन को नियंत्रित करने वाली कलाकृति कितनी शक्तिशाली थी। कोई भी साधारण डाकू इस शक्तिशाली कलाकृति को अपने हाथ में नहीं ले सकता, खासकर ये देखते हुए कि उसकी शक्तियां कितनी कम थीं। जब जैकरी दूसरों से बातें कर रहा था, मानव का ध्यान गांव के बाहर उसका इंतजार कर रहे 4 वाइवन पर गया। तुम लोग अभी भी यहाँ हो? तुम लोग वापस जंगल में नहीं जाना चाहते? महाराज, हम आपकी सेवा करना चाहते थे। क्या? मानव को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं मेरे राजा। कृपया हमें इस यात्रा में आपके साथ चलने की अनुमति दें। हम वादा करते हैं कि हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे और हमेशा आपके प्रति वफादार रहेंगे। मानव को यह नहीं पता था कि एक छोटे ड्रैगन के लिए स्वर्गीय वंश वाला ड्रैगन किसी देवता या ईश्वर की तरह होता है जिसकी हर छोटा ड्रैगन पूजा करता है। अब जब हजारों सालों बाद आखिरकार एक स्वर्गीय वंश वाला ड्रैगन प्रकट हुआ था तो वाइवन्स मानव का पीछा करने के लिए बेताब थे। एक छोटे ड्रैगन के रूप में उनकी सहज प्रवृत्ति उन पर चीख रही थी और उन्हें मानव का अनुसरण करने के लिए कह रही थी। चारों वाइवन्स उस व्यक्ति का अनुसरण करना चाहते थे जिसे वे अपना राजा, अपना स्वामी और अपना मालिक मानते थे। खैर, मेरे पीछे 3 शीर्ष द्वितीय श्रेणी के वाइवन और एक नौसिखिए तृतीय श्रेणी के वाइवन होने से मुझे इस युद्ध में बढ़त मिलेगी। मेरे पास भरोसा करने के लिए एक तृतीय श्रेणी का प्राणी भी होगा। मानव को वाइवन की अपने पीछे आने की इच्छा को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिला। बहुत अच्छा। और इस तरह मानव को अपने अनुयायियों के रूप में 4 शक्तिशाली जादुई जानवर प्राप्त हुए। यहाँ आना आखिरकार समय की बर्बादी नहीं थी। इस सफ़र में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो भविष्य में मेरे बहुत काम आएंगी। जब मानव वाइवन्स के साथ बात कर रहा था तो गांव का मुखिया उसके पास आया। महाराज, हमने उस आदमी की लाश वापस खरीद ली है। धन्यवाद। मानव और जैकरी दोनों गांव की ओर वापस जा रहे थे। बूढ़े आदमी, बताओ, क्या तुमने हमारे गांव में कोई कीमती चीज़ छिपा रखी है? कोई ऐसी कीमती चीज़ जिसकी वजह से इस आदमी ने तुम्हारे गांव पर हमला किया? मानव की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी रुक गया। उसे कुछ समझ आया। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम इस गांव में कोई बहुत कीमती चीज़ छिपा रहे हो। मैं यह नहीं पूछूंगा कि वह कीमती चीज़ क्या थी, लेकिन ये जान लो कि एक कमज़ोर प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के पास एक ऐसी कलाकृति होना जो एक नौसिखिए तृतीय श्रेणी के व्यक्ति वाइवन को नियंत्रित करने लायक मजबूत हो, ऐसी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, है ना? बूढ़ा आदमी अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि उनके गांव का सबसे बड़ा राज किसी बाहरी व्यक्ति को पता चल गया। उस वस्तु का मूल्य इतना ज्यादा है कि हमलावर उस वस्तु को पाने के लिए पूरे माजिन गांव को मारने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। मानव जैकरी को चेतावनी दे रहा था। इस समय दोनों को 90% यकीन था कि गांव पर एक और हमला होगा, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ऐश के पीछे के लोग गांव में छिपी उस कीमती वस्तु पर अपना हाथ नहीं जमा लेते। बूढ़े जैकरी को भी एहसास हो गया था कि उनके हमले के पीछे जो लोग हैं, उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज उन्होंने शुरुआती तीसरे क्रम के सैनिकों के जरिए हमला किया है, कल वे शिखर तीसरे क्रम के सैनिकों के जरिए हमला कर सकते हैं। उस समय मानव उनके गांव को बचाने के लिए वहां नहीं होगा। महाराज, क्या आपके पास हमारी समस्या का कोई समाधान है? आप अपने गांव का स्थान बदलने की कोशिश कर सकते हैं, यानी किसी दूसरी जगह जा सकते हैं जहां वे लोग आपको ढूंढ ना पाएं। फिलहाल यही सबसे सुरक्षित और कारगर विकल्प है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। मुझे पता है कि मेरे शब्द कठोर लग सकते हैं। आपने सदियों से इस जगह को अपना घर कहा है, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि आपके पास यही एकमात्र उपाय है। फिलहाल मानव युद्ध का सामना कर रहा था। वह इस गांव की देखभाल के लिए हर समय यहां नहीं रह सकता था। जहां तक वाइवन्स को गांव की रखवाली के लिए छोड़ने की बात है, यह विचार उसके मन में कभी नहीं आया। मानव को पहले अपने हित के बारे में सोचना होगा। चारों वाइवन्स स्टारिन सेना के लिए एक बड़ी शक्ति बन जाएंगे। मानव किसी भी हालत में चारों वाइवन्स को एक ऐसे गांव की रखवाली के लिए नहीं छोड़ सकता था जो उसके क्षेत्र में आता ही नहीं था। कुछ सोचने के बाद जैकरी ने पीढ़ियों से चली आ रही उस मिथक पर भरोसा करने का फैसला किया। महाराज, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। मानव ने सिर हिलाया और बूढ़े जैकरी के पीछे चल दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैकरी के घर के ठीक नीचे स्थित एक भूमिगत कक्ष में क्रिम्सन ड्रैगन और गांव का मुखिया एक सुनहरे धातु के दरवाजे के सामने खड़े थे। ये कौन सी जगह है? ये भूमिगत कक्ष मेरे परदादा का है, जो लगभग 300 साल से भी पहले का है। मेरे परदादा द्वारा इस कक्ष के निर्माण से पहले इस जगह का उपयोग कीमती दैत्यों के कोर और अन्य दुर्लभ वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता था। महाराज, आप इस स्थान को हमारे गांव का खजाना समझ सकते हैं। मानव ने सिर हिलाया और उत्सुकता से सुनहरे धातु के दरवाजे पर अंकित उच्चस्तरीय और जटिल रूनों को देखा। रूनों के अपने ज्ञान के बावजूद मानव मुश्किल से कुछ समझ पा रहा था। यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा विश्वविद्यालय स्तर का गणित समझने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़े आदमी, क्या आप जानते हैं कि इस दरवाजे पर ये निशान किसने बनाए हैं? बूढ़े आदमी, क्या आप जानते हैं कि इस दरवाजे पर ये निशान किसने बनाए हैं? मानव ने रून्स को देखते हुए पूछा। उसे किसी चीज ने बताया कि अगर वह इस सुनहरे धातु के दरवाजे पर बने सभी रून्स को समझ लेता है तो उसका रून मोनाक वर्ग अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। मुझे यकीन नहीं है। मेरे पिता को भी नहीं पता कि ये रून किसने बनाए हैं। खैर, अंदर जाने दो। जैकरी ने जब अपनी दाहिनी हथेली दरवाजे पर रखी तो सुनहरे धातु के दरवाजे हिल गए। सुनहरी दीवारें बिखर गईं और एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया जिसे खजाना कहा जाता था। बूढ़े आदमी के पीछे पीछे मानव अंदर चला गया। पूरा खजाना उतना भव्य नहीं था जितना मानव ने सोचा था। कमरे में कुछ पुराने धातु के बक्से धूल और मकड़ी के जाले जमा कर रहे थे। मैंने खजाने के बारे में ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हा, महाराज, आपके मानक बहुत ऊंचे हैं। मानव थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अनजाने में ही वह इस कमरे की तुलना अपने खजाने से कर रहा था। जब जैकरी तांबे के बक्सों को हिला रहा था, मानव को दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई दी। ये पेंटिंग क्या है? पेंटिंग में एक क्रिम्सन ड्रैगन 7 प्राणियों से लड़ रहा था जिनके शरीर अंधेरे में लिपटे हुए थे, लेकिन वह उनके शरीर की रूपरेखा देख सकता था और यह पता लगा सकता था कि उन 7 परछाइयों में से 3 औरतें थीं। बूढ़े, क्या तुम इस भित्तिचित्र के बारे में कुछ जानते हो? जैकरी एक पल के लिए रुका और भित्तिचित्र को देखा। जब उसकी नज़र लाल क्रिम्सन ड्रैगन पर पड़ी तो उसे याद आया कि कैसे मानव ने उनके गांव को बचाया था। शायद वह सचमुच वही व्यक्ति है। जैकरी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ये पेंटिंग कई सदियों से मौजूद है। ये भित्तिचित्र उस परीक्षा से जुड़ा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहते हुए जैकरी ने तांबे के एक डिब्बे से एक सुनहरा, साधारण सा दिखने वाला मुकुट निकाला।
तो तुम कह रहे हो कि कुछ लोग इस साधारण और सस्ते से दिखने वाले मुकुट के पीछे पड़े हैं। मानव को इस मुकुट में कुछ खास नहीं लगा। उसकी ज्यादा दिलचस्पी उस परीक्षा को जानने में थी जो इस भित्तिचित्र में क्रिम्सन ड्रैगन से किसी तरह जुड़ी हुई है। महाराज, यह मुकुट देखने में भले ही साधारण और सस्ता लगे, लेकिन यह इतना कीमती है कि इसका रूप ही महाद्वीपीय युद्ध का कारण बन सकता है। हर साम्राज्य इस मुकुट को पाने के लिए लाखों लोगों को मारने से नहीं हिचकिचाएगा। इस मुकुट का रूप ही लाखों, अगर अरबों नहीं, तो लोगों की जान ले सकता है। मानव ने भौहें उठाईं और जैकरी के हाथ में सुनहरे मुकुट को देखा। क्या मैं इसे एक पल के लिए देख सकता हूँ? मानव देखना चाहता था कि इस साधारण से दिखने वाले मुकुट में क्या क्या काम और क्षमताएं हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। लो, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि अगर मानव ही किस्मत वाला है तो उसे इस मुकुट की कीमत समझ में आ जाएगी। 7 सागर का मुकुट, निम्न 5 स्टार कलाकृति। विवरण: 7 सागरों का मुकुट एक ऐसी कलाकृति है जिसे एक मिथक माना जाता है। यह मुकुट पूर्व क्रिम्सन ड्रैगन राजा की मृत्यु के साथ खो गया था। इस मुकुट को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन लोहार और रून ग्रैंड मास्टर ने गढ़ा था। 7 रत्नों को खोने के बाद 7 सागरों के मुकुट का दर्जा कम हो गया और यह शीर्ष 8 सितारा से गिरकर निम्न 5 सितारा हो गया। जिस राजा के पास यह मुकुट होगा वह दुनिया का अनौपचारिक शासक बन जाएगा। युद्ध के दौरान पुरुष जन्म दर में वृद्धि होगी। मुकुट को उसके पूर्व गौरव को तब तक पुनः प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि खोए हुए 7 रत्न मिल न जाएं। निम्न 5 स्टार रैंक तक गिरने के बाद क्राउन ने अपने मुख्य महत्वपूर्ण कार्यों को खो दिया। कार्य 1: 7 समुद्रों के मुकुट में भूमि को आशीर्वाद देने की शक्ति है। जब भूमि को आशीर्वाद मिलेगा तो राज्य की कृषि में 50% सुधार होगा। कुल खाद्य उत्पादन में भी 50% की वृद्धि होगी। फंक्शन 2: राजा इस मुकुट का उपयोग अस्थायी अवधि के लिए सैनिकों की शक्ति 10% बढ़ाने के लिए कर सकता है। दूसरा फंक्शन केवल 5 घंटे तक चलेगा। फंक्शन 3: जब राजा इस मुकुट को धारण करेगा तो उस राजा की युद्ध शक्ति 20% बढ़ जाएगी। स्वामी की साधना 5वें क्रम से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा ये फंक्शन काम नहीं करेगा। कार्य 4: इस मुकुट का स्वामी अपने वफादार अधीनस्थों की साधना गति को 50% तक बढ़ा सकता है। इस लाभ को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 10 तक सीमित होगी। अधीनस्थ का साधना क्षेत्र 5वें क्रम से नीचे होना चाहिए, अन्यथा इस मुकुट का चौथा कार्य काम नहीं करेगा। कार्य 5: राजमुकुट राजा के सेनापतियों की शक्ति 20% तक बढ़ा सकता है। अधीनस्थ की साधना 5वें क्रम से कम होनी चाहिए, अन्यथा राजमुकुट का 5वां कार्य काम नहीं करेगा। इस मुकुट की ऊंचाई देखते ही मानव की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह मुकुट कोई साधारण मुकुट नहीं था, मानो ये किसी राजा के लिए बना हो। जैसे जैसे क्रिम्सन किंग मुकुट के हर फंक्शन को पढ़ता गया, मानव का खून खौलने लगा। 5वां फंक्शन पढ़ते पढ़ते उसका शरीर उत्तेजना से कांपने लगा था। महाराज, क्या यह मुकुट अब भी आपकी नज़र में एक साधारण और सस्ता मुकुट है? मानव ने अपने हृदय को शांत करने का प्रयास करते हुए सिर हिलाया। एक पल के लिए मानव इस मुकुट की ताकत देखकर इतना मोहित हो गया कि उसने बूढ़े को धोखा देने तक की सोची। लेकिन उसने जल्दी ही यह विचार अपने मन से निकाल दिया। मानव लालच को अपने दिल पर हावी नहीं होने देगा। चूंकि बूढ़ा उस पर इतना भरोसा करता था, इसलिए मानव उसका भरोसा नहीं तोड़ने वाला था। लो, यह एक कम से कम 5 स्टार वाली कलाकृति है। मुझे कहना होगा कि इस कलाकृति के काम वाकई बहुत आकर्षक हैं। जैकरी ने अपना सिर हिलाया और मुकुट मानव की ओर बढ़ा दिया। इससे पहले कि आप पूछें कि क्यों, मैं महाराज को हमारे माजिंग गांव की कहानी सुनाता हूँ। मानव ने गंभीरता से सिर हिलाया। 7 समंदर के ताज की ताकत देखकर अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पीढ़ियों से चली आ रही उस परीक्षा को कमा सके। उसे लगा कि शायद ये ताज, ये भित्तिचित्र और यह परीक्षा, सबका उससे कोई नाता है। क्रिम्सन किंग 7 समुद्रों का मुकुट धारण करेगा और पूरी दुनिया की सभी जातियों को एकजुट करेगा। क्रिम्सन किंग पूरी दुनिया से अंधकार मिटा देगा। तो क्रिम्सन किंग मैं हूँ। मानव ने भित्तिचित्र में क्रिम्सन ड्रैगन को देखा। भित्तिचित्र में ड्रैगन बहुत बड़ा था। जब मैंने महामहिम को रूपांतरित होते देखा, उसी समय मुझे यकीन हो गया था कि आप क्रिम्सन किंग हैं। हालांकि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यहाँ अंधकार का क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अंधकार दानव जाति से जुड़ा है।
मानव ने अजीब तरह से माजिंग गांव के मुखिया को देखा, जो खुद भी राक्षस जाति का हिस्सा था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माजिन जाति के लोग भी राक्षस जाति के ही हैं। मुझे कहना ही होगा, मुझे उम्मीद थी कि महाराज मेरी बातें सुनकर घबरा जाएंगे, लेकिन आप इस मामले में अजीब तरह से शांत हैं। मानव मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से देखने पर वह भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बवंडर की तरह बेचैन था। एक राजनेता के रूप में काम करते हुए मानव ने लगभग हर परिस्थिति में अपना शांत चेहरा बनाए रखना सीख लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि जब क्रिम्सन राजा प्रकट होता है तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। इस मुकुट के साथ मैं और मेरा गांव विस्तारिन राजा, जिसे क्रिम्सन राजा भी कहा जाता है, के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेते हैं। ये शब्द कहते हुए ज़ैकरी ने एक घुटना जमीन पर टिकाया और अपना सिर नीचे कर लिया। उठो बुजुर्ग, औपचारिकताएं बाद में कभी के लिए रख लो। अभी हमारे सामने एक समस्या है। क्या समस्या है? क्या तुम्हें पहले ही पता नहीं चला? अगर किसी बाहरी व्यक्ति को इस ग्राउंड के बारे में पता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह जानकारी इसी गांव के किसी व्यक्ति ने लीक की होगी। क्या मेरे अलावा मेरे 2 बेटे और गांव के कुछ बुजुर्ग ही इस ताज के बारे में जानते हैं? महाराज, क्या आपको लगता है कि गद्दार इन्हीं लोगों में से कोई है? ज़ैकरी ने अपनी घुड़कियां कस लीं और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। शांत हो जाओ। अभी के लिए उन सभी लोगों को बुलाओ जो इस मुकुट के बारे में जानते हैं। तब तक मैं जाकर वाइवन से बात करूंगा। ज़ैकरी ने सिर हिलाया। अब जब उनके लोगों को क्रिम्सन किंग मिल गया था, ज़ैकरी बिना किसी हिचकिचाहट के मानव का हर आदेश मानने वाला था। गांव से बाहर निकलकर मानव ने झुमके का इस्तेमाल ज़ैन से बात करने के लिए किया। ज़ैन, क्या हाल है? महाराज, 30,000 सैनिकों का एक अग्रिम दल किले की ओर बढ़ रहा है। अग्रिम दल को 8 से 9 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए। क्या आप दुश्मन को हरा सकते हैं? मुझे युद्ध के मैदान तक पहुंचने में कम से कम 10 घंटे लगेंगे। मानव को ये जानकर ज्यादा चिंता नहीं हुई कि उसके साथ सेनापति स्थिति को संभालने के लिए वहां मौजूद हैं। हमारे पास 20,000 से ज्यादा सैनिक हैं। मुझे दुश्मन को हराने और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ शक्तिशाली सहयोगियों के साथ लौटूंगा। जब मैं लौटूंगा तो हम जुलुक्स राजवंश पर हमला करने की पहल करेंगे। महाराज, हम आपकी वापसी की प्रतीक्षा करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मानव ये जानकर बहुत खुश हुआ कि युद्ध में सबसे कम लोग हताहत हुए। एक दिन की खोजबीन के बाद आखिरकार गद्दार का पता चल ही गया। गद्दार कोई और नहीं बल्कि दूसरा बड़ा भाई, जो ज़ैकरी का चौथा भाई था, और उसका बेटा था। दोनों को जानकारी के बदले में भारी भरकम रकम मिली। ज़ाचारी ने चौथे बुजुर्ग और उसके बेटे को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। उसने इस घटना का उदाहरण देकर गांव के लोगों को याद दिलाया कि गांव के साथ गद्दारी करना वर्जित है। अब से सभी को महामहिम के आदेश का पालन करना होगा। वह लाल रंग के राजा हैं। यही वह राजा हैं जिनकी सेवा करने के लिए हमें कहा गया था। वह हमें गौरव की ओर ले जाएंगे। अगर कोई महामहिम का अनादर करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। वध के बाद मानव को क्रिम्सन राजा घोषित किया गया। माजिन के सभी गांव वालों ने खुशी खुशी मानव की सेवा करना स्वीकार कर लिया। उसे लड़ते और अपने गांव की रक्षा करते देखकर उसने माजिन गांव के सभी लोगों का दिल जीत लिया। फिर मानव ने गांव वालों से कहा कि वे उसकी जमीन पर आकर राजधानी के पास बस जाएं, जहां वह कम से कम माजिन गांव की सुरक्षा और समृद्धि की रक्षा कर सके। कुछ बुजुर्ग लोग उस जगह से जाने को तैयार नहीं थे जिसे वे कई दशकों से अपना घर कहते थे। लेकिन किसी भी पल आने वाले खतरों को जानने के बाद गांव वालों के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर मानव ने ज़ैन से माजिन गांव वालों को जल्द से जल्द वहां से निकलने में मदद करने के लिए कुछ सैनिक और गाड़ियां भेजने को कहा। उसने 4 वाइवनों का इस्तेमाल करके बड़े और छोटे माजिनों को ज़रा का शहर पहुंचाया, जहां वे राजधानी के पास अपना नया गांव बनने तक रह सकते थे। ये सब करते हुए उसने ये भी सुनिश्चित किया कि कोई उन्हें परछाई से न देख रहा हो। जब ये सब हो रहा था, जुलक्स राजवंश की सेनाओं की भारी हार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सबसे ज्यादा सदमे में नेपो का साम्राज्य था। इस्तारिन साम्राज्य की जीत के बाद इस्तारिनसा। दस्तक 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 सुनकर कुर्सी पर बैठे एक आदमी ने आंखें खोलीं। अंदर आइए। सिपाही तंबू में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठे आदमी के सामने घुटने टेक कर बोला,
सर, हमारे पास एक बुरी खबर है। तो कमांडर एरिस के नेतृत्व वाली 30,000 सेनाएं पराजित हो गई हैं। सैनिक एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन तीसरे दर्जे के साधक की शक्तियां कितनी भयावह होती हैं, ये जानकर उसने तुरंत खुद को शांत कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी क्योंकि जनरल डैरेन एलिस, तीसरे दर्जे के एक शक्तिशाली व्यक्ति, जो पिछले 3 दशकों से जुलक्स राजवंश की सेवा कर रहे हैं। जब जनरल डैरेन 35 साल पहले सेना में शामिल हुए थे तो राजा द्वारा उनकी प्रतिभा की खोज के बाद वे तेजी से रैंक में ऊपर उठे। जुलुक्स राजवंश के राजा ने उसे जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी का शासक बनने के लिए संसाधन दिए। 5 वर्षों में वह जुलुक्स राजवंश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बन गया। जब से डैरेन ने सेनापति की भूमिका संभाली है, उसने एक बार भी कोई युद्ध नहीं हारा। वह हमेशा अपने शत्रुओं को परास्त करने और महामहिम के लिए विजय प्राप्त करने में सफल रहा है। जैसे ही तूफान शुरू हुआ, डैरेन को अपने दिल की गहराइयों में एहसास हो गया था कि एरिस और उसके 30,000 सैनिक युद्ध शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। पहाड़ी रास्ते में एरिस और सैनिकों के पास किले की ओर बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये करो या मरो वाली स्थिति थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस बार लेडी तामार की भविष्यवाणी कैसे गलत साबित हुई। एक छोटी सी गलत भविष्यवाणी की वजह से हमें एक प्रतिभाशाली सेनापति और 30,000 सैनिक गंवाने पड़े। और सबसे बुरी बात यह कि हमें एक ऐसे राज्य ने अपमानित किया जो हाल ही में दूसरे दर्जे का शक्तिशाली राज्य बना था। डैरेन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। अपने करियर में यह उसकी सबसे अपमानजनक हार थी। डैरेन से 10 मीटर दूर घुटनों के बल बैठा सैनिक कांपने लगा जब डैरेन ने अनजाने में ही अपनी हत्या की नीयत छोड़ दी। सैनिक को लगा जैसे वह मौत के सामने खड़ा है। दबाव इतना ज्यादा था कि कुछ सेकंड बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर किसी पहाड़ का दबाव पड़ रहा हो। दस्ते के नेताओं को तैयार होने के लिए कहो। तूफान अपने अंत के करीब है। जैसे ही ये तूफान थमेगा, हम निकल पड़ेंगे और दुश्मन को कुचल देंगे। मैं इस अपमान को उस दयनीय ड्रैगन के खून से मिटा दूंगा। हाँ जी सर, सिपाही ने एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वह झट से तंबू से बाहर भागा मानो उसकी पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। सैनिक के भाग जाने के बाद डैरेन ने आह भरी और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह निराश हो रहा था क्योंकि वह लगभग 1 दशक से तीसरे क्रम के बीच में फंसा हुआ था। तीसरे क्रम पर पहुंचने के बाद महामहिम ने संसाधन उपलब्ध कराना बंद कर दिया क्योंकि तीसरे क्रम के साधकों के लिए आवश्यक संसाधन बहुत महंगे थे। बिना किसी संसाधन के डैरेन को तीसरे क्रम के मध्य तक पहुंचने के लिए अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहना पड़ा, जिसमें उन्हें लगभग 1 दशक लग गया। और अब वह मध्य चरण में ही फंस गए थे। उन्हें किसी ऐसे प्रोत्साहन की जरूरत थी जो उन्हें तीसरे क्रम के शिखर तक पहुंचा सके। टकराना। हेलो डैरेन, सब कुछ कैसा चल रहा है? डैरेन ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति को देखते हुए अपने गुस्से को दबाते हुए कहा जो उसे लगभग 4 दशकों से जानता था। डायलन केली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैरेन ने चिढ़कर पूछा। डैरेन की तरह डायलन भी महामहिम के अधीन सेवारत एक तृतीय श्रेणी के जनरल थे। जाहिर है डैरेन अपने एक प्रतिद्वंद्वी को यहाँ देखकर खुश नहीं थे। इतना असभ्य मत बनो, मैं अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी से मिलने आया था। डायलन केली एक ऐसा आदमी था जिसके चेहरे के निचले हिस्से पर काली दाढ़ी थी। डायलन की लंबाई सिर्फ 5 फुट 1 इंच थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि जनरल की लंबाई का मजाक उड़ाए। डायलन ने काला कवच और पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पर 2 तेज कुल्हाड़ी लटकी हुई थीं। अपने छोटे कद के बावजूद डायलन का शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था। डायलन आधा बौना था, इसलिए असली ताकत के मामले में वह आगे था। अपने आकार के बावजूद उसकी असली ताकत किसी औसत तीसरे दर्जे के पीक के बराबर हो सकती है। हम दोनों जानते हैं कि अगर मैं कूड़ा हूं तो तुम कूड़े से भी बदतर हो। डैरेन को डायलन की बात से कोई आपत्ति नहीं हुई। वह खुशी से मुस्कुराया। डैरेन और डायलन जब भी पहले लड़े थे, डैरेन हमेशा आधे बौने को हरा देता था। डायलन एक बार भी डैरेन को हरा नहीं पाया। तो क्या महाराज ने तुम्हें यहाँ भेजा है? डैरेन मुस्कुराना बंद कर दिया। अचानक तंबू के अंदर का माहौल अंधेरे और ठंडेपन में बदल गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? डायलन ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। डायलन का जवाब सुनकर डैरेन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एक और तीसरे आदेश को भेजने का मतलब है कि महामहिम को डैरेन पर पूरा भरोसा नहीं था। इस बात का एहसास होते ही उन्हें गुस्सा आ गया।
डैरेन का गुस्सा न तो महामहिम पर था और न ही डायलन पर। उन्हें लगा कि यह इस्टारिन साम्राज्य की गलती है। महामहिम द्वारा एक और तीसरे आदेश को भेजने से बहुत कुछ पता चलता है। इसका मतलब था कि महामहिम को उनकी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। इस बात ने डैरेन के सबसे ताकतवर सेनापतियों में से एक होने के गौरव को ठेस पहुंचाई। ये सब इस्टारिन साम्राज्य की वजह से हो रहा है। एक ऐसा साम्राज्य जो हाल ही में दूसरे दर्जे का शक्तिशाली राज्य बना है, महामहिम को मेरी क्षमताओं पर शक करवा रहा है। यह अस्वीकार्य है। मुझे महामहिम का विश्वास फिर से हासिल करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी तरह नेपोका साम्राज्य की राजधानी में कहीं एक बैठक हो रही थी। एक भूमिगत कक्ष में लोगों का एक समूह 3 मीटर ऊंची एक गोल मेज के चारों ओर बैठा था। महाराज, जुलुक्स राजवंश ने इस्तारिन किले पर अपना पहला हमला बुरी तरह से गंवा दिया है। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 17,000 सैनिक मारे गए, जबकि शेष 13,000 को इस्तारिन साम्राज्य ने युद्धबंदी बना लिया। पूरे युद्ध के दौरान इस्तारिन साम्राज्य का राजा मौजूद नहीं था। हमारे जासूस राजधानी या किसी भी 2 शहरों में राजा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राजा अचानक गायब हो गए हों। मुझे लगता है कि राजा मानव छिप गए हैं। वह एक चतुर व्यक्ति हैं। उन्हें साफ पता है कि जुलक्स राजवंश को नाराज करने के बाद इस्तारिन साम्राज्य का कोई भविष्य नहीं है। हो सकता है कि वह शुरू से ही राज्य छोड़कर कहीं और भागने की योजना बना रहे हों। नेपोका साम्राज्य के 4 ड्यूकों में से एक, ड्यूक ईस्टन ने जो मन में आया कह दिया। मुझे सर ईस्टन से असहमत होना पड़ेगा। राजा मानव के अपने राज्य को छोड़ने की संभावना बहुत कम है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि उन्होंने पूरी राजधानी को साफ कर दिया है और उसे जनता के लिए सुरक्षित बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा आदमी यूं ही भाग जाएगा। मुझे लगता है कि वह पर्दे के पीछे से कोई योजना बना रहे हैं। मुझे यहाँ प्रधानमंत्री जेमी से सहमत होना पड़ेगा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब जीत के साथ इस्टारिन साम्राज्य के पास कुल 28,500 सैनिकों की सेना है। इतनी सेना जुलक्स राजवंश की अन्य 30,000 सेनाओं से लड़ने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि युद्ध में 7 प्राणियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे राजा मानव के 7 सेनापतियों के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक सेनापति ने अकेले ही हजारों सैनिकों को मार गिराया था। क्या आप जानते हैं कि इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि प्रत्येक 7 सेनापति अभी भी प्रथम श्रेणी के साधक हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उनकी शक्ति द्वितीय श्रेणी तक पहुंच जाएगी तो वे कितने भयावह हो जाएंगे? राजा के शब्द सुनकर सभी चुप हो गए। सांस। मुझे नहीं पता कि राजा मानव को वे 7 राक्षस कहाँ से मिले। हम सभी को इस्तारिन साम्राज्य को कम आंकना बंद कर देना चाहिए। हमें उन्हें एक तृतीय श्रेणी की शक्ति के रूप में देखना शुरू कर देना चाहिए। अगर वे अगली बड़ी लड़ाई जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें तृतीय श्रेणी की शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जुलक्स राजवंश दूसरी लड़ाई जीतेगा। जुलक्स राजवंश का राजा कितना घमंडी है, ये जानते हुए भी वह ये जानकर चुप नहीं बैठेगा कि उसकी 30,000 सेनाएं एक दूसरे दर्जे के राज्य से हार गईं। मुझे यकीन है कि इस बार उसका लक्ष्य इस्टारिन साम्राज्य को कुचलना होगा। तो इस युद्ध में हमारी भागीदारी दूसरी लड़ाई के नतीजे से तय होगी। अगर इस्तारिन साम्राज्य ये लड़ाई हार जाता है तो हम अपने सहयोगी के रूप में उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और यह भी सुनिश्चित करो कि हमारे राज्य के सभी व्यापारियों को इस्तारिन साम्राज्य को खाद्यान्न बेचना बंद करने का आदेश दिया जाए। मुझे इस्तारिन साम्राज्य को एक शक्तिशाली शक्ति बनने से रोकना है जो हमारे साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। समझ गया महाराज। वैसे व्यापारी आमोस का क्या हुआ? क्या जांचकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जिससे हमें अपराधी के बारे में पता चल सके? राजा और व्यापारी आमोस एक दूसरे को जानते थे। आमोस की मौत ने राजा को झकझोर कर रख दिया। जो व्यक्ति इतने कम समय में नेपोका साम्राज्य का 6ठा सबसे अमीर आदमी बन गया था, उसकी इस तरह मौत बहुत ही संदिग्ध थी। दुर्भाग्य से हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें यकीन है कि हमलावर एक अजगर था। इसके अलावा हमें हमलावर के बारे में कोई और सुराग नहीं मिला। महाराज, अगर हमलावर इस्टारिन राज्य भाग गया हो तो क्या होगा? सभी लोग आश्चर्य से ड्यूक ईस्टन की ओर देखने लगे। हमलावर एक ड्रैगन था, यानी वह उड़ सकता था। 3 राज्यों में केवल मुट्ठी भर लोग ही किसी कलाकृति की मदद से उड़ सकते हैं।
अगर हमलावर इस्टारिन राज्य में उड़कर आ गया है और वहां शरण ले ली है, तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। ड्यूक ईस्टन ने राजा की ओर इस उम्मीद से देखा कि राजा मानव से खोज अभियान की अनुमति मांगेंगे। अभी के लिए हम इस्टारिन साम्राज्य में जासूस भेजेंगे और किसी भी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश करेंगे जो ड्रैगन हो, साथ ही राजधानी पर भी नजर रखेंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि भविष्य में दोनों राज्यों के बीच टकराव होगा। युद्ध शुरू होने के चौथे दिन, तीसरी रात को तूफान आखिरकार थम गया। जैसे ही आसमान साफ हुआ और सूरज की किरणें गीले पहाड़ों पर पड़ी, सैनिक आलस से उठे और किले की रखवाली के लिए निकल पड़े। उस बड़ी लड़ाई को जीतने के बाद इन 3 दिनों तक सैनिकों को किले के अंदर ही रहने को कहा गया। हालांकि 13,000 युद्धबंदियों के साथ किले में रहना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी सभी सैनिकों ने अपने समय का भरपूर आनंद लिया। किले में सभी को भोजन के लिए जादुई जानवर का मांस दिया जाता था। जादुई जानवर का मांस बहुत महंगा था और साधकों के लिए बहुत उपयोगी था। जादुई जानवर के मांस में मौजूद प्रचुर मन से कुछ सैनिकों को लाभ हुआ। कुछ सैनिक तो प्रथम श्रेणी के शिखर तक भी पहुंच गए। यार, आमतौर पर मुझे तूफानों से नफरत है, लेकिन इस बार मैं सचमुच चाहता था कि तूफान एक हफ्ते और जारी रहे। किले से बाहर निकलते हुए एक सैनिक ने आलस से कहा, शिकायत मत करो यार, अगर तूफान सचमुच एक हफ्ते और जारी रहता तो हमारे पास खाने का सामान खत्म हो जाता। उस वक्त हमारे पास भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं होता। पहले सैनिक के साथ चल रहे एक और सैनिक ने जवाब दिया, लगता है तुम सही कह रहे हो। फिर भी मैं इस युद्ध के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। घर पर मेरी एक मंगेतर है जो मेरे लौटने का इंतजार कर रही है। मैं उससे शादी करके घर बसाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप रिटायर होने की सोच रहे हैं? एक और सैनिक ने आश्चर्य से पूछा। सैनिक होना सरकारी नौकरी जैसा था। हर सैनिक को सोने में वेतन मिलता था, और एक सोना एक छोटे परिवार के 2 महीने के खाने के लिए काफ़ी होता है। नहीं, मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ। मैं लॉर्ड ज़ेन को एक अनुरोध पत्र भेजकर पूछूंगा कि क्या मेरा पद बदला जा सकता है। सैनिकों के अलग अलग पद होते थे। मैं राजधानी में गार्ड बनने की योजना बना रहा हूँ। वास्तव में, हाँ, मैंने सुना है कि राजधानी का पुनर्निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है कि राजधानी में आने से मुझे और मेरे परिवार को कई फायदे होंगे। इतना ही नहीं, मैं कुछ सालों की नौकरी के बाद थोड़ा आराम से राजधानी में बसना चाहता हूँ। पुनर्निर्माण कार्य की बात करें तो मैंने अभी तक महामहिम को नहीं देखा है। अफवाह यह है कि महामहिम पूरी तरह बदल गए हैं। 2 हफ्तों के अंदर ही उन्होंने राज्य में बदलाव कर दिए। उनके बदलावों की वजह से अब मेरे परिवार को खाने पीने की चीज़ों की कीमतों की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब सैनिक आपस में बात कर रहे थे, नाथन एक और बुरी खबर लेकर लौटा। क्या हुआ, नाथन? दुश्मन आगे बढ़ रहा है। इस बार वे 35,000 सैनिकों के साथ 2 तृतीय श्रेणी के कमांडरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 4 से 5 घंटों में दुश्मन सेनाएं यहां पहुंच जाएंगी। किले के अंदर का माहौल भारी और बेहद गंभीर था। एक तीसरे क्रम को गिराना तो मुश्किल है, लेकिन 2 तीसरे क्रम को गिराना नामुमकिन है। ज़ेन और बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे 2 तीसरे क्रम को कैसे गिराएंगे। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो मुझे पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारा सामना तीसरे क्रम के सेनापति से होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन एक ही समय में 2 तीसरे क्रम के सैनिकों को भेज देगा। मानव की सेना के डार्क एल्फ और धनुष विशेषज्ञ स्कॉट को 2 तीसरे क्रम के सैनिकों को हराने का कोई रास्ता नहीं सूझा। अगर हम 8 ने मिलकर अपनी ताकत जुटाई होती तो भी हमारे पास कुछ मौके होते। लेकिन 2 तीसरी पंक्ति के सैनिकों के खिलाफ अगर 30,000 की सेना भी उन पर हमला करे तो उनमें से 2 ही सबको मार गिराएंगे। इस स्थिति में हम केवल महामहिम से ही संपर्क कर सकते हैं। महाराज, स्थिति यह है। मुझे पता है, मानव ने ज़ेन की बात बीच में ही रोक दी। चिंता मत करो, मैं युद्ध शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। मानव की बात सुनकर सभी को राहत मिली। उन्होंने अवचेतन रूप से अपने शरीर को शिथिल कर लिया। ये सब उनके राजा पर भरोसे के कारण था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। किले के सामने खड़े होकर ज़ेन और अन्य लोग दुश्मन सैनिकों को अपनी ओर बढ़ते देख सकते थे। दुश्मन सेना का नेतृत्व 2 सफ़ेद घोड़ों पर सवार 2 प्राणी कर रहे थे। दाईं ओर का सेनापति डैरेन था और बाईं ओर का सेनापति डायलन। ज़ूलेक्स राजवंश की सेनाएं आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थीं।
दो मध्य तृतीय श्रेणी के सेनापतियों के सामने स्टारिन साम्राज्य कुछ भी नहीं था। तो वह दुश्मन कमांडर है। डैरेन और सेना 1 किमी दूर रुक गए और दुश्मन कमांडर जैन को घृणा से देखने लगे। दयनीय, सोचिए कि आपका दाहिना हाथ इतने कमजोर व्यक्ति के हाथों मर गया। डायलन ने ये शब्द जानबूझकर डैरेन का मजाक उड़ाने के लिए कहे थे। सर, क्या हमें दुश्मन सेना से आत्मसमर्पण करने के लिए कहना चाहिए? डैरेन के सलाहकार ने सुझाव दिया। आत्मसमर्पण? अगर स्टारिन साम्राज्य अभी आत्मसमर्पण करना भी चाहे तो भी मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं इस पूरे युद्ध क्षेत्र को उनके सैनिकों के खून से न रंग दूं। ये युद्ध दुश्मन के खून से अपमान धोने के लिए है। अगर आप इस पूरे युद्ध क्षेत्र को मेरे सैनिकों के खून से रंग सकते हैं तो मैं सचमुच सोचूंगा कि यह एक दिलचस्प दुनिया है। ये शब्द सुनकर डैरेन का चेहरा बदसूरत हो गया। सब ने ऊपर देखा तो बादलों से 4 वाइवन उड़ते हुए दिखाई दिए। वाइवन के प्रकट होने के साथ ही परछाई से माथे पर सींग लिए कई स्त्री पुरुष बाहर आ गए। माजिन जाति जनरलों ने तुरंत पहचान लिया कि ये लोग कौन थे। हा, हमारी तरफ देखने के बजाय आप सबको अपने राजा की तरफ देखना चाहिए। ज़ेन और बाकी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उनके राजा एक नौसिखिए तीसरे दर्जे के वाइवन की पीठ पर खड़े होकर डैरेन की तरफ देख रहे थे। जैसे ही वाइवन धीरे धीरे बादलों से नीचे उतरे, प्रथम क्रम के सैनिक 10 मीटर लंबे विशालकाय वाइवन की पीठ पर खड़े व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देख पाए। यह महामहिम है, यह स्टारिन राजा है। दोनों पक्षों के सैनिक 2 मीटर गहरे लाल पंखों वाले उस व्यक्ति को घूर रहे थे। पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब वाइवन्स गिर रहे थे, मानव की नज़र डैरेन और डायलन पर थी। उसे 2 मिड थर्ड ऑर्डर्स का डर नहीं था। दुश्मन कमांडर के अहंकारी शब्द सुनकर मानव अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। 5 मिनट के बाद मानव जैन और अन्य लोगों के सामने जमीन पर उतरा, जबकि उसकी नज़र डैरेन पर थी। अच्छा, मुझे लगा था कि राजा मानव किसी दूसरे राज्य में भाग गए हैं। पता है, मुझे तुम्हें न मार पाने का पछतावा होने लगा था। लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हें मारकर स्टारिन राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। डैरेन की आवाज़ में गर्व और अहंकार भरा था। जब डैरेन बकवास कर रहा था तब आधा बौना डायलन कुछ और सोच रहा था। मैंने कभी नहीं सुना कि स्टारिन का राजा ड्रैगन था। क्या पिछले राजा अहमद ने मानव को अपना उत्तराधिकारी सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि मानव एक ड्रैगन था? कुछ लोगों के अलावा इस महाद्वीप में मानव की असली पहचान किसी को नहीं पता थी। राजा अहमद ने यह बात भी सभी से छिपाई कि मानव एक अजगर था। अब 2 लाल अजगर पंख देखकर न केवल दुश्मन बल्कि मानव की सेना भी चौंक गई। मुझे नहीं पता कि उसे ये 4 वाइवन कहाँ से मिले, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। वाइवन में से एक में शुरुआती तृतीय क्रम की शक्तियाँ हैं। एक सर्वोच्च द्वितीय क्रम वाइवन भी एक शुरुआती तृतीय क्रम इंसान को कड़ी टक्कर दे सकता है। मैं इस वाइवन की शक्तियों को कम नहीं आंक सकता। मुझे उम्मीद है कि इस बेवकूफ़ को भी यह बात समझ आ गई होगी। डायलन ने डैरेन की तरफ देखा और सोचा कि क्या उसने दुश्मन की ताकत देख ली है। महामहिम ने 4 शक्तिशाली वाइवन को अपने आदेश कैसे मनवा लिए। अंबर ने माथे पर सींग उगे उस बूढ़े आदमी को देखते हुए सोचा। ये बूढ़ा आदमी माजिन गांव का सरदार था। बहुत हो गई बातें, चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। स्टारिन साम्राज्य के सैनिक मानव की प्रशंसा से देख रहे थे कि वह युद्ध के मैदान में मध्य तृतीय क्रम को देखकर भी नहीं डर रहा था, जबकि ज़ूलेक्स राजवंश के सैनिक मानव को मूर्ख और अज्ञानी समझ रहे थे। एक नौसिखिया द्वितीय क्रम तीसरे क्रम से लड़ने की कोशिश क्यों करेगा? यह आत्महत्या से अलग नहीं था। डैरेन और मानव दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और अगले ही पल दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। स्वूश, शुल्क, ज़ूलेक्स बलों को मार डालो, आक्रमणकारियों को मार डालो। दोनों पक्षों के सैनिक भी एक दूसरे पर टूट पड़े। स्टारिन साम्राज्य का ये दूसरा सबसे बड़ा युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। झनकार, डैरेन और मानव दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और आग की चिंगारियां निकलीं। एक अपनी इज्जत वापस पाने के लिए मारना चाहता था, जबकि दूसरा अपने इलाके को हमलावरों से बचाने के लिए मारना चाहता था। युद्ध में न कोई पक्ष सही होता है न गलत। मानव दुश्मन की कहानी में खलनायक था, जबकि दुश्मन अपनी कहानी में खलनायक था। मैं तुम्हारे ड्रैगन का सिर फाड़कर उसे महामहिम को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। डैरेन ने चेहरे पर खूनी मुस्कान के साथ कहा, मेरी इतनी जल्दी मरने की कोई योजना नहीं है। झनकार,
दोनों की तलवारें आपस में टकराईं, जिससे धातु की खनकती आवाजें और चिंगारियां निकलीं। दोनों पक्ष हल्की फुल्की हरकतों और तलवारों की टक्कर से अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। तभी मानव को एहसास हुआ कि उसके और डैरेन के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। अगर मैं उससे बराबरी पर लड़ना चाहता हूं तो मुझे अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने होंगे। झनकार, सिस्टम ने मेरे शेष 58 जोड़ निःशुल्क आंकड़े अंक मेरी चपलता में डाल दिए। जब डैरेन और मानव पानी में गोता लगाने से पहले उसका परीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक मानव की गति में वृद्धि देखी, जिसने उन्हें एक पल के लिए पीछे धकेल दिया। तो वह गंभीर हो रहा है। धमाका, तेज आवाज सुनकर एक पल के लिए सब लड़ झगड़ना बंद कर दिए। ज़ेन और बाकी लोग बस मानव की सलामती की दुआ कर रहे थे। तीसरे दर्जे का वाइवन उस समय तीसरे दर्जे के अर्ध बौने जनरल डायलन से लड़ रहा था। चपलता 185 जोड़ 100, 243 जोड़ 100। झनकार, क्या तुम्हें लगता है कि अपनी गति बढ़ाकर तुम मुझे नीचे गिरा सकते हो? डैरेन ने राउंडहाउस किक मारने के लिए अपना शरीर घुमाया। जवाब में मानव ने किक से बचने के लिए अपने क्रिम्सन ड्रैगन विंग्स का इस्तेमाल करके खुद को पीछे खींच लिया। ये देखकर कि उसका हमला नाकाम हो गया है, डैरेन के चेहरे का शांत भाव तुरंत बदल गया। एक खूंखार शेर की तरह उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और अपनी मुट्ठियों में तात्विक मान इकट्ठा कर लिया। वाटर ड्रैगन, पानी से बने दो पूर्वी ड्रैगन को दोनों तरफ से अपनी ओर आते देख मानव का चेहरा बदल गया। उसने दोनों हमलों को रोकने के लिए 5 मीटर बड़ा लाल रंग का ज्वाला का गोला फेंका और पीछे हट गया। बूम! उसके निचले स्तर के हमले ने मेरे पानी के ड्रैगन को कैसे रोक दिया? डैरेन जानता था कि इन क्रिम्सन लपटों में कुछ अजीब था। 5 मीटर की दूरी से भी वह क्रिम्सन लपटों के भयानक तापमान को महसूस कर सकता था। स्वूश! डैरेन को अचानक लगा कि कोई उसकी गर्दन पर निशाना साध रहा है। आखिरी क्षण में डैरेन ने तलवार की नोक से बचने के लिए अपनी गर्दन बाईं ओर घुमा ली। उसी क्षण डैरेन ने मानव को देखने के लिए अपना शरीर घुमाया। वह इतना तेज कैसे है? डैरेन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मानव को तो दूसरे क्रम का नौसिखिया साधक माना जाता था, फिर भी वह तीसरे क्रम के मध्यम साधक की गति से कैसे मेल खा रहा है? जब तक कि वह अपनी गति बढ़ाने के लिए किसी कलाकृति का उपयोग न कर रहा हो। क्रिम्सन ब्लिंक, उस नज़दीकी दूरी पर मानव ने साहपूर्वक एक पिघले हुए बोल्ट का इस्तेमाल किया। लाल नारंगी रंग का दिखने वाला बोल्ट डैरेन के लिए चकमा देने लायक नहीं था। अंत में उसने मन की एक परत का उपयोग करके अपने शरीर को ढालने की कोशिश की, लेकिन बोल्ट इतना शक्तिशाली था कि मन की परत हमले को पूरी तरह से रोक नहीं पाए। सिस्टम ने उसके कौशल पिघले हुए बोल्ट को क्रिम्सन ब्लिंक में विकसित कर दिया था। विकसित होने के बाद उसके हमले की शक्ति बढ़ गई और उसे एक अनोखी क्षमता भी मिली, टकराना। तीसरे क्रम के मध्य जनरल डैरेन को एक कल्टीवेटर के हमले ने उड़ा दिया, जो अभी अभी दूसरे क्रम में आया था। मानव डैरेन की गति की बराबरी कर पाया, इसका एकमात्र कारण यह था कि उसने अपने मुफ्त आंकड़े अंकों का उपयोग करके अपनी चपलता बढ़ा ली थी और चौथे और पांचवें सितारा कलाकृतियों से मिली संयुक्त बढ़त ने उसकी गति को और बढ़ा दिया था। पवन परी का कंगन, जो एक निम्न श्रेणी का चतुर्थ सितारा कलाकृति है, उसकी चपलता में 100 जोड़ की अतिरिक्त वृद्धि करता था, जबकि सप्त सागर का मुकुट, जो एक निम्न श्रेणी का पंच सितारा कलाकृति है, उसके आक्रमणों में 20% की वृद्धि करता था। क्रिम्सन ज्वाला के कारण मानव के आक्रमण पहले से ही शक्तिशाली थे। अब 20% की वृद्धि के साथ उसकी आक्रमण शक्ति और भी बढ़ गई थी। धमाका, डैरेन मानव से 15 मीटर दूर गिरा। डैरेन की छाती का मांस थोड़ा जल गया था और उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। मुझे तुम्हें कम आंकना बंद कर देना चाहिए। डैरेन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। अपनी छाती पर लगे घाव की परवाह किए बिना वह खड़ा हुआ और अपनी अंगूठी से एक और तलवार निकाली। उसकी दोनों तलवारें पीक 2 स्टार कलाकृतियां हैं। रून सम्राट वर्ग धारक होने के नाते मानव एक ही नज़र में डैरेन की तलवारों का स्तर बता सकता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसकी दोनों तलवारों में कौन सी शक्तियां या बफ्स हैं। स्वूश! इस बार डैरेन इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि एक पल के लिए मानव की नज़र डैरेन पर से हट गई। जब उसने पलकें झपकाईं तो उसने पाया कि डैरेन उसके सामने खड़ा है और अपनी दाहिनी ओर पकड़ी तलवार उसकी गर्दन पर घुमा रहा है। बहुत तेज, मानव देख सकता था कि तलवार उसकी गर्दन पर लंबवत घूम रही है, लेकिन उसका शरीर इतना तेज नहीं था कि प्रतिक्रिया कर सके। झनकार, टपक, उससे ठेस पहुंचती है।
मानव अपने दाहिने ट्रेपीजियस को पकड़े हुए एक घुटने पर गिर पड़ा। उसके दाहिने कंधे और गर्दन के बीच के हिस्से पर एक बड़ा घाव था। उसके कंधों और छाती पर जो लाल, गहरे लाल रंग के शल्क थे, वे अब उसके खून से सने हुए थे। मैं भूल गया था कि तुम अपनी रक्षा के लिए अपने शल्कों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली बार, मैं चूकूंगा नहीं। अगर मानव के क्रिम्सन ड्रैगन शल्क उसकी गर्दन और कंधे पर न होते तो मानव हमले में मर जाता। हमला इतना जोरदार था कि उसका शल्क टूट गया और उसके दाहिने ट्रेपीजियस पर गहरा घाव हो गया। स्वास्थ्य 124-175। खून की कमी के कारण मानव का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। हर सेकंड उसका स्वास्थ्य आधे अंक से कम होता जा रहा था। दर्द सहते हुए मानव अपनी पीक 2 स्टार क्रिम्सन ड्रैगन रैथ तलवार लेकर खड़ा हो गया। डैरेन ने मानव को तिरस्कार से देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत और बिना दर्द वाली मौत दूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हारे सैनिकों और सेनापतियों को तुम्हारी जगह कष्ट सहने दूंगा। टकराना। डैरेन के पैरों के नीचे की जमीन मकड़ी के जाल में तब्दील हो गई जब उसने अपने दुश्मन की ओर कूदने के लिए अपने पैरों पर पूरी ताकत लगा दी। दैवी क्रोध का विस्फोट। अपने एक कौशल को सक्रिय करते हुए मानव ने डैरेन की ओर देखा, जो उसके सिर से 5 मीटर ऊपर था। डैरेन की तलवारें हल्के नीले रंग में चमक उठीं, क्योंकि उसने मानव को एक्स आकार में काटने का लक्ष्य रखा था। बूम! आखिरी क्षण में मानव हमले से बचने के लिए रास्ते से हट गया। जैसे ही डैरेन अपना निशाना चूककर जमीन पर गिरा, उसका निशाना उसके पीछे प्रकट हुआ और क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध तलवार से उसकी पीठ पर वार कर दिया। टकराना। गंभीर प्रहार। जब क्रिम्सन ड्रैगन के प्रकोप ने डैरेन की पीठ पर गहरा सीधा निशान छोड़ा तो उसने एक दर्दनाक दहाड़ मारी। उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और पीछे हट गया। ये तलवार क्या है? डैरेन ने डर के मारे उस तलवार को देखा जो लाल लाल रंग की लपटों से घिरी हुई थी। वह चीख पड़ा क्योंकि उसे लगा कि हमले की वजह से उसका अपना शरीर सचमुच जल रहा है। क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध। पीक ग्रेड 2 स्टार। विवरण: इस तलवार का स्तर एक रून गुरु द्वारा बढ़ाया गया है। ये तलवार अब द्वितीय श्रेणी के अग्नि प्रकार के साधकों के लिए एक आदर्श हथियार बन गई है। फंक्शन 1 क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध आग प्रकार के हमलों की शक्ति को 17% बढ़ाता है। फंक्शन 2 दूसरे क्रम के कल्टीवेटर पर क्रिटिकल हिट लगने की 50% संभावना होती है, जबकि तीसरे क्रम के कल्टीवेटर पर क्रिटिकल हिट लगने की 25% संभावना होती है। फंक्शन 3 जब इस तलवार का उपयोग पूरे क्रिम्सन कवच सेट के साथ किया जाता है तो उसकी तलवार की हमला शक्ति 30% बढ़ जाती है। कैसा लगा? मानव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। अपने ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी कौशल में बदलाव के साथ मानव को अब अपने मन के जल्दी खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निष्क्रिय कौशल ब्लास्ट ऑफ डिवाइन फ्यूरी का इस्तेमाल करने से पहले प्रति सेकंड 5 जोड़ मन की खपत होती थी, लेकिन अब ये केवल 2 जोड़ मन की खपत करता है। इस कौशल ने अस्थायी रूप से मानव के मन को छोड़कर सभी आंकड़ों को 50% बढ़ा दिया है। मुझे उसे जल्दी से मारना होगा और फिर दूसरे तीसरे क्रम के साथ निपटना होगा। मानव जानता था कि उसका तीसरे क्रम का पालतू वाइवन जनरल डिलेन को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। इस गंभीर प्रहार ने डैरेन की सेहत को 100 से भी नीचे गिरा दिया था। उसका खून तेजी से बह रहा था जिससे उसका स्वास्थ्य बिंदु हर सेकंड 1 अंक गिर रहा था। डैरेन के पीछे हटने का मौका पाकर मानव ने जल्दी से एक उपचार की गोली खा ली जो उसे उसकी प्यारी पत्नी ने दी थी। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। मानव काफी समय से इस क्षमता का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहा था। अपने पहले ड्रैगन रूपांतर के बाद उसे एक नई क्षमता मिली जब उसका पिघला हुआ बोल्ट क्रिम्सन ब्लिंक में बदल गया। क्रिम्सन ब्लिंक। मानव के शरीर के चारों ओर लाल नारंगी रंग की बिजली चमकने लगी। इससे पहले कि डैरेन कुछ समझ पाता, लाल रंग का राजा गायब हो गया। वह कहाँ गया? डैरेन ने अपनी सतर्कता पूरी तरह बढ़ा दी। उसके दिल में बेचैनी सी छा गई। तभी डैरेन को ऊपर से कुछ आता हुआ महसूस हुआ। जब उसने सिर उठाया तो बिजली के साथ बोल्ट तेज गति से उसकी ओर आते देखकर उसकी आंखें डर से चमक उठीं। सातों बोल्टों की गति बहुत तेज थी, डैरेन की वर्तमान गति से भी तेज। जब लाल नारंगी बिजली के साथ बोल्ट जमीन से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर थे, तभी अचानक से सातों बोल्ट एक साथ चमके जिससे डैरेन अंदर तक चौंक गया। आश्चर्य और सदमे के उस पल में, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बिजली के साथ बोल्ट एक साथ मिलकर मानव के शरीर का आकार ले लिया। टकराना।
डैरेन ने अपने शरीर को 2 भागों में काटने से पहले जो आखिरी चीज देखी, वह थी मानव का क्रिम्सन ड्रैगन क्रोध को लंबवत घुमाते हुए चित्र। टिंग, मेजबान ने एक मिड थर्ड ऑर्डर को मार डाला है। मेजबान को अनुभव अंक मिले हैं। टिंग, मेजबान का स्तर ऊपर हो गया है। टिंग, मेजबान का स्तर ऊपर हो गया है। टिंग, मेजबान का स्तर बढ़ गया है। हफ हफ, अब दूसरे जनरल का ध्यान रखने का समय आ गया है। मानव अपना सारा ध्यान खत्म होने से पहले ही सब कुछ खत्म कर देना चाहता था। उसे बस दोनों तृतीय श्रेणी के जनरलों को मारना था, बाकी काम उसके काबिल जनरलों को करना था। स्वूश, मानव पूरी गति से युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। डैरेन और वह किसी और जगह लड़ रहे थे ताकि उनकी लड़ाई में कोई सैनिक शामिल न हो। क्रिम्सन ब्लिंक की इस क्षमता का इस्तेमाल करने से 100 जोड़ मैना खत्म हो गई है। यही वजह थी कि मानव ने अपने विकसित कौशल क्रिम्सन ब्लिंक की दूसरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। हमला बहुत तेज था, लेकिन इसके साथ मैना की भारी खपत भी हुई। इस दौरान 10 मीटर लंबा वाइवन डायलिन से लड़ रहा था, जबकि अन्य 3 पीक द्वितीय श्रेणी के वाइवन इस्टारिन सेना की मदद कर रहे थे। डिलन हर गुजरते पल के साथ निराश होता जा रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी छोटा ड्रैगन अपने काले वाइवन शल्कों से उसके ज्यादातर हमलों को रोकने में कामयाब रहा था। उसके अग्नि प्रकार के हमलों का वाइवन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए वाइवन ने एक अजीब काली ज्वाला का इस्तेमाल किया जो उसके अग्नि प्रकार के हमलों से भी अधिक शक्तिशाली थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।